Good morning, students. How are you all? I hope all of you are doing well. So today is our last class for this subject, Company and Compensation Law. Okay. I hope आप सबने पढ़ा होगा लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा है वो अब आपने घर पे रिवाइज किया होगा. So क्लास देखिए अभी तक हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इन 4 यूनिट्स के इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक्स डिस्कस करे हैं. आज की क्लास में आपकी लास्ट की जो 3 यूनिट्स बच रही हैं उनमें से 2 यूनिट्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस होंगे. ओके क्लास, सो इट इज फर्स्ट इज एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948. हम ये डिस्कस करेंगे पहले. क्या होता है बच्चों एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 ये एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम थी. क्या था बच्चों कि इसके अंदर जैसे जो भी लोग मतलब 1948 में ये सोचा गया कि जो भी फैक्ट्रीज में काम करते हैं एम्प्लॉयज जो तनख्वाह कम लेते हैं, सैलरी जिनकी बहुत ज्यादा नहीं है, उनके लिए कुछ ऐसा मेडिकल केयर का इंतजाम किया जाए या कुछ ऐसा उनके लिए इंतजाम किया जाए कि उनको दिक्कत ना हो. उनको ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस दी जाए कि उनको प्रॉब्लम ना हो अपना इलाज कराने में. कई बार क्या होता है कि आप काम कर रहे हो फैक्ट्री में एज ए एम्प्लॉय और आपको चोट लग जाती है, आपका एक्सीडेंट हो जाता है और कुछ एक्सीडेंट ऐसा हो जाता है जिसमें आपकी डेथ हो जाती है. तो ऐसी डेथ के केस में पैसा मिले, कुछ ना कुछ मिले एम्प्लॉय की फैमिली को. अगर चोट लग जाए और हमेशा हमेशा के लिए मान लो कि किसी के पैर कट गए, हाथ कट गए, तो ऐसे केस में उसको हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट मिले, उसको वो कुछ पैसे मिले या कुछ उसको मतलब दूसरी जॉब मिल जाए उसे या उसको रिहैबिलिटेशन करी जाए. इस टाइप के छोटे छोटे बेनिफिट्स या मैटरनिटी बेनिफिट्स फीमेल्स को मिले या फिर सिकनेस के केस में बेनिफिट मिले, या अगर आपकी जॉब ऐसी है जहां पर कुछ इस टाइप का मटेरियल निकलता है कि जिसके वजह से लंग्स की डिजीज हो जाती है या कोई भी इस टाइप के ऑक्यूपेशनल डिजीजेस हो जाते हैं, तो उन सब से आपको इंश्योरेंस मिले. तो ऐसे केस में एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट जो थी वो एनेक्ट करी गई इन सब चीजों के लिए. देखिए क्या कहता है ये, एक्सटेंसिव रेगुलेशंस हैव बीन फ्रेम्ड अंडर द एक्ट टू आइडेंटिफाई द एम्प्लॉयज who would be entitled to the benefits. The employees are to be registered and their identity cards are to be prepared. इस एक्ट में एम्प्लॉयज रजिस्टर होंगे, उनके आईडी कार्ड्स बनाए जाएंगे. एक और बात बच्चों, ये जो एक्ट थी इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स आ चुके हैं अब तक. 1966 में अमेंडमेंट आया, 1984 में अमेंडमेंट आया, 1989 में अमेंडमेंट आया एंड सो ऑन. अच्छा, तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो ये आपकी ईएसआई है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ईएसआई बोलते हैं, तो ये जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम है या एक्ट है, ये कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होती है? तो बच्चों ये एप्लीकेबल होती है सारी फैक्ट्रीज में इंक्लूडिंग गवर्नमेंट फैक्ट्रीज बट एक्सक्लूडिंग सीजनल फैक्ट्रीज. मतलब सारी फैक्ट्रीज में ये एक्ट एप्लीकेबल है. गवर्नमेंट फैक्ट्रीज में भी ये एक्ट एप्लीकेबल है. कहाँ पे ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं है? सीजनल फैक्ट्रीज में. Under the act, the word factory means any premises including the precincts thereof. Okay. अच्छा बच्चों, फैक्ट्री का एग्जैक्टली यहाँ पे ये मतलब होगा कि जहां पर भी 10 या 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके कुछ माल का प्रोडक्शन कर रहे हैं, या फिर जहां पर 20 और 20 से ज्यादा एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं. और क्या कर रहे हैं वो? 20 या 20 से ज्यादा एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं और इस केस में इलेक्ट्रिसिटी का यूज होना जरूरी नहीं है, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कर रहे हैं. ये जो 20 एम्प्लॉयज होने चाहिए या 20 से ज्यादा होने चाहिए या ये सब जो है, ये हमारे को कब चेक करना है?
जो दिन है उस दिन से जस्ट 12 महीने पहले एनी प्रीसीडिंग 12 मंथ्स में अगर 20 या 20 से ज्यादा एम्प्लॉइज काम कर रहे थे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में विदाउट द एड ऑफ पावर, इलेक्ट्रिसिटी को यूज ना करते हुए, तो ऐसे केस में हम क्या कहेंगे कि इस पे ESI एक्ट एप्लीकेबल होगी। बच्चे बट ये जो ESI एक्ट है ये इट डज नॉट इंक्लूड अ माइन सब्जेक्ट। माइंस में जो काम होता है उनको ये इंक्लूड नहीं करती, उन पे ये एप्लीकेबल नहीं है। ओके, it may be noted that once this act applies to any establishment it shall continue to be governed। देखिए, मान लीजिए इस एक्ट को मैं कह रही हूँ ना, एप्लीकेबल होने के लिए मिनिमम कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है? मिनिमम 10 या 10 से ज्यादा लोग अगर हो इलेक्ट्रिसिटी से मैन्युफैक्चरिंग। अगर इलेक्ट्रिसिटी के बिना हेल्प के मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो तो 20 और 20 से ज्यादा एम्प्लॉइज हो। बट अगर मान लो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जब इतने थे तब तो हमने इस एक्ट के अंडर एप्लीकेबल था ये एक्ट हमारे ऊपर, बट हमने उसमें रजिस्ट्रेशन करा लिया। बट एक टाइम ऐसा आया हमारे एम्प्लॉइज कम हो गए, तो क्या हम उस एक्ट से बाहर आ जाएंगे? नहीं आएंगे, तब भी हमारे पे ये एक्ट एप्लीकेबल रहेगी। ओके बच्चे, एक चीज आपको बता दूं, ये जो हमारी एक्ट में आपको पढ़ा रही हूँ ESI एक्ट, इससे 15 मार्क्स का क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल आता ही आता है। तो जनरली मैंने जो आपका 10 इयर्स का पैटर्न देखा तो उसमें देखा कि क्वेश्चन नंबर 4 जनरली इस एक्ट से था। उसको 2 पार्ट्स में वो आया हुआ था, एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन, एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन। अच्छा बच्चे, एक चीज और आई हुई थी एग्जाम में, जो भी मैं जितना मटेरियल आपसे डिस्कस कर रही हूँ सारा एग्जाम रेलेवेंट है, एग्जाम में आया हुआ है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो एग्जाम में नहीं आया हुआ है। एंड आई एम रिपीटिंग, आपकी रेफरेंस बुक जो है वो MC कुच्चल है, और बाकी आपको स्टडी मटेरियल SOL से इशूड है ही है, वो भी आप साथ में रेफर करेंगे। ओके बच्चे, स्क्रीन पे देखिए शॉप्स, लास्ट की 2-3 लाइंस जो हैं, शॉप्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, सिनेमाज इंक्लूडिंग प्रीव्यू थिएटर्स, न्यूज़पेपर एस्टैब्लिशमेंट, रोड मोटर ट्रांसपोर्ट एस्टैब्लिशमेंट एक्सेट्रा एम्प्लॉइंग 20 और मोर पर्सन्स, इन सब पर भी एप्लीकेबल है हमारी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। एलिजिबिलिटी क्या है? तो बच्चे क्या एलिजिबिलिटी है, कब एक एम्प्लॉय इस मतलब इसमें एलिजिबल होगा? तो देखिए ये कहता है एवरी एम्प्लॉय इंक्लूडिंग कैजुअल एंड टेम्पररी एम्प्लॉइज वेदर एम्प्लॉयड डायरेक्टली और थ्रू अ कॉन्ट्रैक्टर हु इज इन रिसिप्ट ऑफ वेजेस अप टू 21,000 पर मंथ इज एंटाइटल्ड टू बी इंश्योर्ड अंडर ESI एक्ट। समझ आया आप लोगों को? क्या कह रहा है ये कह रहा है कि कोई भी एम्प्लॉय जो महीने में अप टू 21,000 रुपए महीना कमाता है, बहुत ज्यादा नहीं कमाता, सिर्फ अप टू 21,000 रुपए महीना जो कमाता है, वो इस एक्ट में एलिजिबल है इसका फायदा उठाने के लिए, इंश्योर होने के लिए। और एम्प्लॉइज में परमानेंट एम्प्लॉइज भी इंक्लूड होंगे, कैजुअल एम्प्लॉइज भी इंक्लूड होंगे, टेम्पररी एम्प्लॉइज भी इंक्लूड होंगे। अच्छा बच्चे, ये जो 21,000 की लिमिट है, हो सकता है आपकी बुक्स में 10,000 या 15,000 की लिमिट लिखी हो, क्योंकि स्टार्टिंग में इसकी लिमिट 10,000 थी, फिर बढ़ के 15,000 हुई, फिर बढ़ के अभी रिसेंटली इसकी लिमिट जो है वो 21,000 हो चुकी है। तो ये लेटेस्ट डाटा है 21,000 का। और ये क्या कहते हैं बच्चे कि जो अप्रेंटिस हैं, अप्रेंटिस कौन होते हैं? जो ट्रेनी होते हैं, जो मतलब ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं किसी जगह पे कुछ काम सीखने के लिए, वो जो एंगेज हैं अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961 में, वो ESI स्कीम में कवर नहीं होंगे। आई एम रिपीटिंग, ESI स्कीम क्या है? हमारी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है। अच्छा बच्चे, अब कुछ डेफिनेशंस हैं, ये एग्जाम में डायरेक्टली आपके आ जाते हैं, राइट शॉर्ट नोट ऑन एम्प्लॉयमेंट इंजरी या फिर डिफाइन एम्प्लॉयमेंट इंजरी। तो क्या है एम्प्लॉयमेंट इंजरी? एम्प्लॉयमेंट इंजरी का शॉर्ट में अगर आप मतलब समझें तो एम्प्लॉयमेंट इंजरी है कि आप एम्प्लॉयड थे, नौकरी कर रहे थे, काम कर रहे थे फैक्ट्री में या कहीं पे, और वहां पर आपको काम करते करते चोट लग गई, इंजरी हो गई। तो एम्प्लॉयमेंट इंजरी का मतलब है, आप स्क्रीन पे देखिए, पर्सनल इंजरी। किसको? एम्प्लॉय को। कैसे होती है? या तो एक्सीडेंट हो जाएगा उसका, एक्सीडेंट मतलब चोट लगने को भी आप एक्सीडेंट मानते हैं वहां पे, या फिर उसको ऑक्यूपेशनल डिजीज हो जाएगा। ऑक्यूपेशनल डिजीजेस में हमारे क्या आते हैं?
वो अभी हम कवर करेंगे। बट आप ऐसा मान लीजिए कि अगर कोई ऐसी जगह है जहां पर काम करने से किसी को सांस की तकलीफ हो जाएगी, लंग्स में उसके कुछ चला जाएगा, वहां पे वो काम करता है, तो उसको हम कहेंगे इसको ऑक्यूपेशनल डिजीज हुआ है। अराइजिंग आउट ऑफ एड एंड इन कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, ये देखिए बच्चे, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब होता है कि जब वो जॉब कर रहा था वहां पर उसको ये सब हुआ। देखिए एसेंशियल्स क्या है एम्प्लॉयमेंट इंजरी। इंजरी मस्ट बी पर्सनल टू एन एम्प्लॉय, इंजरी एम्प्लॉय के लिए पर्सनल होनी चाहिए। इंजरी मस्ट बी कॉज्ड बाय एन एक्सीडेंट और एन ऑक्यूपेशनल डिजीज। क्या कह रहे हैं, इंजरी पर्सनल होनी चाहिए, ये नहीं कि अगर उसके फ्रेंड को चोट लग गई तो वो उसकी चोट है, उसकी प्रॉब्लम है, नो, इट शुड बी पर्सनल, उसको लगी हुई होनी चाहिए, या तो वो एक्सीडेंट से होनी चाहिए या ऑक्यूपेशनल डिजीज से। थर्ड पॉइंट क्या कहते हैं, इंजरी मस्ट अराइज आउट ऑफ एंड इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जब वो जॉब कर रहा था, काम कर रहा था, एम्प्लॉयड था, उस टाइम में, एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे उसको लगी होनी चाहिए चोट। और एम्प्लॉयमेंट मस्ट बी इंश्योरेबल, एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेबल होनी चाहिए, इंश्योर्ड होते हैं उसके एम्प्लॉइज, ऐसा होना चाहिए। ये फर्क नहीं पड़ता कि इंडिया की टेरिटरी के अंदर आपको चोट लगी कि इंडिया की टेरिटरी के बाहर चोट लगी, जहां पे आपको एम्प्लॉय ने काम के लिए भेज रखा है बस वहां पे चोट लगनी चाहिए, चाहे वो इंडिया के अंदर है या इंडिया के बाहर है। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका, पर्सनल इंजरी। इसी के अंदर हम कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमने अभी पढ़ा है, आप ये देखिए, एम्प्लॉयमेंट इंजरी, इसी के अंदर पर्सनल इंजरी को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो कह रहा है पर्सनल इंजरी एक वाइड टर्म है। अच्छा, इट डज नॉट ओनली मीन फिजिकल और बॉडी इंजरी। ये कह रहा है कि जो पर्सनल इंजरी का मतलब है वो ये नहीं है कि सिर्फ आपको चोट लग गई, यहाँ पे चोट लग गई, हाथ कट गया, उंगली कट गई, इसी को हम सिर्फ पर्सनल इंजरी नहीं कहेंगे। अगर आपको जॉब की वजह से मेंटल शॉक लगा, आपके माइंड को प्रॉब्लम हुई, मेंटल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आपको डेवलप हो जाती है जॉब की वजह से, तो उसको भी हम पर्सनल इंजरी में काउंट करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, ये इसी का आपका जो हम पढ़ रहे हैं अभी, एम्प्लॉयमेंट इंजरी, उसी का पार्ट है, अराइजिंग आउट एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसका क्या मतलब होता है, इस एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि सम सॉर्ट ऑफ कैजुअल कनेक्शन between employment and injury is caused to a workman as a result of accident. In other words, it is a point or of cause and origin of the accident, the other half arising in the, ये क्या कह रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट में चोट लगनी चाहिए उसे। अच्छा, अब कहता है कि 3 पॉइंट्स चेक करिए। अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि जो अराइज, जब मतलब एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे अराइज हुआ, ये चेक करना चाहते हैं आप, तो 3 पॉइंट्स चेक करिए। पहला, कि जब एक्सीडेंट हुआ वर्कमैन का, वो उस समय एम्प्लॉयड था ऑन द ड्यूटीज ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, मतलब वो ड्यूटी पे था जब उसको एक्सीडेंट हुआ, ये चेक करिए। सेकंड पॉइंट, जब उसका एक्सीडेंट हुआ वो किस जगह पे हुआ, किस प्लेस पे हुआ, वेयर ही वाज परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज। थर्ड पॉइंट, that the act which led to accident was one which he was bound to do under the contract of his employment. जो काम वो कर रहा था, जहां जिसके वजह से उसको एक्सीडेंट हुआ, वो काम वो होना चाहिए जो नौकरी, आपकी जॉब बोलती है कि आप करो, मतलब एम्प्लॉयमेंट की वजह से उसको चोट लगी हुई होनी चाहिए। और चोट आपके ड्यूटी, जिस जगह आपको करने के लिए कहा गया उस जगह पे लगी होनी चाहिए। ओके, तो बच्चे सर्टेन केस लॉज हैं। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, मुझे इससे याद आया, मेरे से एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा था फर्स्ट क्लास में कि मैम क्या केस लॉज आते हैं इस केस में। बच्चे 10 इयर्स जो थे वो मैंने तब तक अच्छे से नहीं एग्जामिन करे थे, तो तब मैं इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से नहीं दे सकती थी, बट आज मैं दे सकती हूँ क्योंकि मैंने आपके 10 इयर्स एग्जामिन करे हैं। केस लॉज आपके आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं और केस लॉज भी आते हैं कि केस बता दिया, जैसे ये केस है कि ये केस था तो इसमें क्या होना चाहिए,
इस तरीके से केस लॉज भी आते हैं। आप लोग अपने 10 years जरूर रेफर करें along with your book MC Kuchal and along with your study material of SOL. ओके, सर्टेन केस लॉज है हमारा, ये जो इंजरी है, इंजरी पर है हमारा, एम्प्लॉय इंजरी पे, injury received by an employee while returning home from factories at the hand of his enemies on account of personal ill will arising out of a property dispute is not an employment injury. देखिए ये क्या कहता है कि एक पर्सन था T. राजप्पा, उसने केस किया था ESIC पे, किस पे, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन पे उसने केस किया था। एम्प्लॉय स्टेट कॉर्पोरेशन से उसने कहा था कि आप मुझे पैसा दो क्योंकि मेरे को इंजरी हुई है जॉब करते हुए। तो स्टेट इंश्योरेंस कंपनी, ये जो हमारी ESI है, इसने क्या बोला, उसने ये बोला कि नहीं मिलेगा आपको पैसा, आपको इसका कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो ये इंजरी हुई है ये आपके जॉब पर नहीं हुई है। आप जब घर जा रहे थे, रास्ते में आपका एक तो ड्यूटी टाइम खत्म हो चुका था, दूसरी बात जब आप घर जा रहे थे, घर जाते जाते क्या हुआ कि आपको रास्ते में आपके दुश्मन मिले, वो भी दुश्मन आपकी अपनी गलती से बने थे, आपका प्रॉपर्टी पे लेकर झगड़ा चल रहा था उन लोगों से। तो इसमें एम्प्लॉयर की कोई गलती नहीं है, तो आपको नहीं मिलेगा कुछ भी इसके अंदर। इन द सेंस आपको क्या नहीं मिलेगा, आपको जो इसमें बेनिफिट्स मिलने चाहिए थे वो बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट, injury caused to a workman by a motor vehicle while he was returning to the factory from his residence where he had gone from factory for taking lunch during lunch break was held to be an employment injury. क्या कह रहा है बच्चों ये कि एक वर्कमैन था, वो मोटर व्हीकल से रिटर्न कर रहा था टू द फैक्ट्री फ्रॉम हिज रेजिडेंस वेयर ही हैड गॉन फॉर लंच ब्रेक। अब जैसे ही उसकी लंच ब्रेक हुई दिन में 1 बजे, तो क्या किया उसने, फटाफट से अपनी मोटर बाइक उठाई और फटाफट से अपने मोटर व्हीकल से अपने घर जा रहा था वो, और फिर घर से वापस आ रहा था। तो जब ही वॉज रिटर्निंग टू फैक्ट्री, अपने लंच करने के बाद वो जब अपनी फैक्ट्री वापस आ रहा था, तो उस रास्ते में उसका एक्सीडेंट अगर हो जाता है तो ऐसे केस में क्या माना जाएगा, ऐसे केस में माना जाएगा कि वो जॉब पर था, तो इसको हम एम्प्लॉयमेंट इंजरी मानेंगे, और इसीलिए उसको जो इसमें बेनिफिट्स मिलने चाहिए ESI स्कीम में उसको मिलेंगे। तो यहाँ पर ये केस था रीजनल डायरेक्टर ESIC वर्सेस मैरी क्यूटिनो। इसने बोला था, मैरी क्यूटिनो ने, कि एम्प्लॉयमेंट इंजरी मानी जाएगी ये, क्योंकि मेरे को एम्प्लॉयमेंट इंजरी हुई है इस मोटर व्हीकल को चलाते हुए। तो ESIC बोलता है कि नहीं नहीं, तुम तो अपने घर गए हुए थे, तो हम नहीं मानेंगे इसे। तो उसने कहा कि नहीं, बट मैं ड्यूटी आवर्स में था, तो माना गया कि यस, इट इज अ एम्प्लॉयमेंट इंजरी केस। नेक्स्ट केस है आपका चंद्रामती वर्सेस ESIC। इसमें क्या था बच्चों कि एक मरा हुआ वर्कमैन, वो बाद में मरता है, बट पहले वो क्या कर, मरने से पहले मिल्क वेंडर का काम करता होता है, वो दूध बेचने वाला था मरने से पहले, और वो दूध बाइसिकल पे बेचने जाता था। और क्या हुआ कि एक दिन उसको चेस्ट पेन हो गया और वो गिर गया उस बाइसिकल से जिसपे उसने दूध कैरी कर रखा था। जब वो हॉस्पिटल में था फॉर ट्रीटमेंट, उसको हार्ट अटैक आया और वो मर गया। अब वो कौन है, वो था मिल्क सोसाइटी का सर्वेंट। वो क्या करते थे कि वो जो लोग कैटल से दूध निकालते हैं, वो उससे दूध खरीद के फिर दूध बेचता था। तो ऐसे केस में क्योंकि मिल्क वेंडर मर गया और वो उस समय ऑन ड्यूटी था, तो बच्चे क्या होगा, देखिए हाई कोर्ट ने क्या बोला, हाई कोर्ट ने बोला कि एम्प्लॉयमेंट इंजरी का केस है ये। तो कौन जीत गया, चंद्रामती जीत गई। चंद्रामती ने ESI पे, ESIC मतलब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन पे केस किया था कि ये हमको इसके जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए वो नहीं दे रहे हैं, और मेरे हिसाब से ये बेनिफिट्स मिलने चाहिए। तो उनको ये बेनिफिट मिला। ये कौन था, ये उनके रिप्रेजेंटेटिव, लीगल हियर वगैरह कोई होगा, उनकी फैमिली में से कोई था, जो दूध वाला मर गया था उसकी फैमिली में से किसी ने केस किया था ESIC पे। ओके
बच्चे एम्प्लॉय कौन होता है? अब ये एम्प्लॉय, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि एम्प्लॉय को डिफाइन करो अंडर ईएसआई स्कीम, तो या ईएसआई एक्ट। तो ईएसआई में एम्प्लॉय का मतलब होता है who is directly employed by the principal employer or any work of or identical or preliminary to or connected with the work of the factory or establishment, whether such work is done by the employee in the factory or establishment or elsewhere। इसका कहने का मतलब यही है कि जिसको भी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ने नौकरी पे रखा है कोई ऐसा काम करने के लिए जिसका फैक्ट्रीज के काम से लेना देना है या उसके एस्टेब्लिशमेंट से लेना देना है, तो वो ऐसे इंसान को हम एम्प्लॉय कहेंगे। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? जो कि किसी इमीडिएट एम्प्लॉयर ने रखा है। मान लो कि मैं एम्प्लॉयर हूँ, प्राइमरी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, मैंने किसी और एक एम्प्लॉयर, मैंने अपने अंडर एक और आदमी रख लिया और उससे कहा कि तू लोगों को एम्प्लॉय कर, तो वो मेरे अंडर एज अ मेरे एजेंट काम करता है, तो वो इमीडिएट एम्प्लॉयर हो गया। जिन लोगों को वो काम पे रखेगा उनके लिए तो एम्प्लॉयर वो हो गया, और उसकी भी एम्प्लॉयर मैं हूँ। तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर मैं हूँ और मेरा और उन लोगों का जिनको वो काम पे रखेगा उनका इमीडिएट एम्प्लॉयर वो है। तो ये कह रहा है कि इमीडिएट एम्प्लॉयर ऑन द प्रीमाइसेस ऑफ द फैक्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट और अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर और हिज एजेंट ऑन वर्क विच इज ऑर्डिनरी पार्ट ऑफ। तो ये कहते हैं जो भी इमीडिएट एम्प्लॉयर जिनको भी नौकरी पे रखता है फैक्ट्री के काम करने के लिए, फैक्ट्री से रिलेटेड काम करने के लिए या एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड काम करने के लिए, उन सबको भी एम्प्लॉय बोलेंगे। जिन लोगों की सर्विसेज टेम्पररीली लेंट आउट होती हैं और लेट आउट होती हैं ऑन हायर टू द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर बाय द पर्सन्स विद whom the person whose services are so lent or hire has entered into contract or service। ये कहता है कि जो लोग टेम्पररी अपनी सर्विस देते हैं या हायर पे अपनी सर्विस देते हैं, कहते हैं ना कैजुअल एम्प्लॉयज, कॉन्ट्रैक्चुअल लोग, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज को रख लो, तो इस टाइप के जो एम्प्लॉयज होते हैं कहता है वो भी एम्प्लॉयज की कैटेगरी में आएंगे। बच्चों एम्प्लॉयज में कौन नहीं आएगा? कोई भी इंडियन नेवल, मिलिट्री या एयरफोर्स का बंदा, हमारी जितनी भी मिलिट्री फोर्सेज है ना, नेवल, मिलिट्री, एयरफोर्स, उनका कोई भी इंसान एम्प्लॉय नहीं होगा। दूसरी बात, एनी पर्सन सो एम्प्लॉयड हुज वेजेस एक्सक्लूडिंग रेम्यूनरेशन फॉर ओवरटाइम वर्क एक्सीड। बच्चे ये जो लिमिट है ये रिवाइज होकर 21,000 हो गई है। यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, ये लिमिट रिवाइज होकर 21,000 हो चुकी है। आपकी मेरे पास जो बुक है उसमें इसमें 10,000 लिखा है, आपकी कुछ बुक्स में 10,000 लिखा होगा, कुछ में 15,000, कुछ में 21,000। अब ये 21,000 हो चुकी है लेटेस्ट। However, employee whose wages, ओके। और एक और बात क्या कह रहा है, ये जो अमाउंट है ना 21,000 महीना, इसमें ओवर टाइम इंक्लूड नहीं करके हम चेक कर रहे हैं इसे। ठीक है बच्चे? तो क्या कहा है इसने कि 21,000 से ज्यादा किसी की सैलरी होगी, मंथ की वेजेस होंगी, तो उसको हम इस एक्ट के अंदर एम्प्लॉय नहीं मानेंगे, क्योंकि ये एक्ट जो है सिर्फ बहुत छोटे एम्प्लॉयज को, जो बहुत छोटी नौकरी करते हैं, जो सिर्फ 21,000 रुपये महीना से कम कमाते हैं या 21,000 तक कमाते हैं, ये सिर्फ उनके लिए, उनको फायदा पहुंचाने के लिए बनी हुई एक्ट है। चलिए बच्चे, फिर कुछ केस लॉज हैं आपके employee से related। casual workers has been held to be the employees for the purpose of this act। जो casual workers होते हैं उन्हें क्या करा गया, माना गया है, उन्हें employees माना गया है for the purpose of this act। ये केस स्टडी है ESIC वर्सेस सूर्या प्रिंटमैक इंडस्ट्रीज की। हमारे को सिर्फ इतना दे रखा है, बट इसमें हमारे को जाहिर सी बात है कि जो सूर्या प्रिंटमैक इंडस्ट्रीज है उसने केस किया है ESIC पे। और वो केस क्यों किया है? क्योंकि वो कैजुअल वर्क कर रहा है और उसने केस किया है कि भाई मेरे को तो बेनिफिट मिलना चाहिए इसका, ESI स्कीम का। और तो ESI इसमें हार गई क्योंकि वो कैजुअल वर्कर था। कैजुअल वर्कर इंक्लूड होते हैं इस एक्ट में। Second है persons employed in a hospital maintained by factory exclusively for the benefit of employees of the factory and their families are employees। बच्चे मान लीजिए कि फैक्ट्री वाला, मान लो मेरी एक फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग है मेरे कपड़ों की, और मैं ना एक हॉस्पिटल मेंटेन करती हूँ। मैं हॉस्पिटल चलाती हूँ अपने एम्प्लॉयज के लिए, उनके बेनिफिट के लिए। और जो
हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का जो मेरा स्टाफ है उसको भी, जो मतलब वहाँ पे जो मैंने डॉक्टर लगाए, जो वहाँ पे मैंने नर्सेज लगाई, वो सारे वहाँ पे जो मैंने क्लीनर लगाया, वो सारे जो हैं वो भी एम्प्लॉयज ही कहलाएंगे फैक्ट्री के, और इनको भी ईएसआई स्कीम के अंडर बेनिफिट्स मिलेंगे अगर रिक्वायर्ड होगा तो। ऐसा ही एक केस हुआ था ईएसआईसी वर्सेस एसीसी लिमिटेड में। तो उन्होंने एसीसी लिमिटेड वाले, चलिए बच्चे मैं इस पर डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि ऐसे करके तो हमारा सारा टाइम लैप्स हो जाएगा, इट्स अराउंड 10:30 ऑलरेडी। तो आप समझ जाइए जो केस के फैक्ट्स हैं वो इसी केस के फैक्ट हैं, जो भी केसेस के फैक्ट्स हैं वो केसेस ब्रैकेट्स में लिखे हुए हैं। तो नेक्स्ट केस है आपका, हॉकर्स एम्प्लॉयड ऑन फिक्स्ड वेजेस टू सेल द प्रोडक्ट्स ऑफ द फैक्ट्री आर एम्प्लॉयज। बच्चे अमेरिकन एक्सप्रेस बेकरी वर्सेस ईएसआईसी का केस में उन्होंने बताया है कि कोई भी बेकरी है या कोई भी आपकी फैक्ट्री है, वो कोई एम्प्लॉय करती है लोगों को, हॉकर्स को, कि भाई आपको इतना रुपया फिक्स देंगे, आप हमारे प्रोडक्ट्स को बेच दो। तो ये जो हॉकर्स हैं उनको भी हम एम्प्लॉयज मानेंगे, और इसलिए अगर इनको भी कोई चोट लग जाती है, कोई दिक्कत होती है, कोई बीमार पड़ जाते हैं, मैटरनिटी बेनिफिट चाहिए उन्हें, किसी भी टाइप के इस टाइप के बेनिफिट्स इनको दिए जाएंगे बच्चों। नेक्स्ट, watch and ward staff, account staff, transport staff, canteen staff, administrative staff employed for wages in connection with the work of the factory are employees। क्या है देखिए बच्चों, मोदी इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस ईएसआईसी का केस है। कह रहा है कि वॉच एंड वार्ड स्टाफ, अकाउंट्स का स्टाफ, ट्रांसपोर्ट का स्टाफ, कैंटीन का स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ employed for wages in connection with the work of the factory are employees। कह रहा है कि फैक्ट्री के काम से रिलेटेड छोटा छोटा जो भी स्टाफ है ना, चाहे वहां पे आपने कैंटीन खोल रखी है वो तो ट्रांसपोर्ट का है, तो अकाउंट्स का है, तो वॉच एंड वार्ड स्टाफ है, तो सब आपके एम्प्लॉयज में इंक्लूड होंगे और इसीलिए उनको बेनिफिट मिलेगा इस एक्ट के अंडर। नेक्स्ट है फैक्ट्री। फैक्ट्री को आप कैसे डिफाइन करते हैं बच्चे? फैक्ट्री क्या होती है? फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में डिफाइन हुई है। फैक्ट्री क्या है बच्चे? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना कि फैक्ट्री उस जगह को माना जाएगा जहां पर 10 या 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके कुछ बनाते हैं। और ये 10 या 10 से ज्यादा लोग हमें कब चेक करने हैं? ऑन एनी डे प्रीसीडिंग 12 मंथ्स में। या फिर 20 या 20 से ज्यादा लोग काम करते हैं बिना इलेक्ट्रिसिटी को यूज करे, वो बनाते हैं कुछ, और ये हमें कब चेक करना है? प्रीसीडिंग 12 महीने में किसी भी दिन। इसमें क्या इंक्लूड नहीं होगा? माइन इंक्लूड नहीं होगा। क्या एसेंशियल रिक्विजिट्स हैं फैक्ट्री की? कि प्रीमाइसेस, ज्योग्राफिकल एरिया होना चाहिए सर्टेन बाउंड्री के साथ, मतलब कि कुछ लैंड होना चाहिए, लैंड की कोई एरिया की दीवारें खिंची हुई होनी चाहिए कि ये फैक्ट्री है, और एक ऐसी जगह को फैक्ट्री कहेंगे जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी, और जहाँ पे 20 या 20 से ज्यादा या फिर 10 या 10 से ज्यादा जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के साथ हो रहा हो, वो काम कर रहे होंगे एम्प्लॉइज। अब फैक्ट्री से रिलेटेड हमारे केस लॉज क्या हैं? एस्टेब्लिशमेंट नेमली अजंता होटल हैज बीन हेल्ड नॉट एज अ फैक्ट्री एज द नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड देयर इज इन लेस देन 10। बच्चे मोइनुद्दीन नाम का एक पर्सन था, हु वाज सन ऑफ खुदोबुद्दीन। उसने स्टेट ऑफ महाराष्ट्र पे, मतलब जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट जो थी उसके अंडर, उसने स्टेट ऑफ महाराष्ट्र पे केस कर दिया कि भाई मैं अजंता होटल में काम करता हूँ और वहां पर मेरे को ऐसे काम करते हुए कुछ चोट लगी या कुछ मेरे को तकलीफ पहुंची है, या मुझे कोई बेनिफिट चाहिए, मैं बीमार पड़ा, मुझे बेनिफिट चाहिए और वो मेरे को नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं? दो, मैं केस करता हूँ आप पे। तो केस करने पर ये जो हमारी ईएसआई है ये जीत गई। कैसे? क्योंकि अजंता होटल में जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज थे वो 10 से कम लगे हुए थे, और 10 से कम लगने पर ये एप्लीकेबल नहीं होती है एक्ट। सेकेंड केस लॉ है, एक बेकरी है जहाँ पे स्लाइसिंग मशीन जो है, स्लाइसिंग मतलब जो स्लाइस कर देती है ऐसे ऐसे करके, मतलब बड़ा सा मान लो केक है, उसके छोटे छोटे पीसेस कर दिए। तो बच्चे बेकरी में जो स्लाइसिंग मशीन थी वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती थी। तो वो कहता है कि ऐसी बेकरी
जिसके अंदर ऐसे हैं तो वो एक फैक्ट्री है, बट नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इसने नहीं बता रखा इस केस में, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज भी वहां पर हमारे 10 या 10 से ज्यादा होने चाहिए। तो ये केस किसका है? न्यू ग्रैंड हाई क्लास बेकरी वर्सेस ESIC। तो ऐसे केस में उसको हम फैक्ट्री मानेंगे जहां पे इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेटेड 10 और 10 से ज्यादा लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट है, ऑल पर्सन्स एम्प्लॉयड इन अ फैक्ट्री नीड नॉट बी एम्प्लॉयड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। बच्चे, TW कॉर्पोरेशन प्रोडक्शन एंड सेल सोसाइटी लिमिटेड वर्सेस ESIC, ये एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन पे केस कर दिया इसने कंपनी ने, जो TW कॉर्पोरेशन प्रोडक्शन एंड सेल सोसाइटी लिमिटेड थी। और वो उन्होंने क्या कहा कि मतलब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग के अंदर डायरेक्टली एम्प्लॉयड नहीं है, हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे, बट हम फैक्ट्री के और छोटे मोटे काम करते हैं, तो हमारे को क्यों नहीं दिया जा रहा बेनिफिट इसका, ESI का। तो ESI कॉर्पोरेशन हार गई, वो जीत गए। हाँ, उनको बेनिफिट मिला जाना चाहिए था, क्योंकि वो भी माना तो जाएगा उन्हीं का स्टाफ फैक्ट्री का। चौथा पॉइंट, रेडीमेड गारमेंट्स आर मेड ऑन अ प्रीमाइसेस विदाउट द एड ऑफ पावर, बट आयरनिंग ऑफ दोज गारमेंट इज डन विद द एड ऑफ पावर, दिस प्रीमाइसेस इज अ फैक्ट्री। बच्चे, केस है कल्पना ड्रेस वर्सेस ESIC का। क्या होता है इसके अंदर? रेडीमेड गारमेंट्स फैक्ट्री है, यहाँ पर फैक्ट्री में बिना इलेक्ट्रिसिटी को यूज करे कपड़े बनाए जाते हैं। तो ऐसे केस में इसको हम फैक्ट्री बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? ये हमें तब पता चलेगा कि आगे ये कहता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कपड़ों को आयरन करने में यूज होती है। तो ऐसे केस में इसको हम फैक्ट्री बोलेंगे। और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज में नहीं दे रखा, वो भी हमें चेक करना पड़ेगा। 10 से कम होते हैं तो हम उसको नहीं मानते फैक्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। बच्चे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जो ये आपका इसकी डेफिनेशन भी एग्जाम में आ जाती है कि डिफाइन करो या शॉर्ट नोट लिखो ESI की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या क्या इंक्लूड होता है? फैक्ट्रीज एक्ट 1948 बताती है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कौन कौन से प्रोसेस इंक्लूड होंगे। मेकिंग का, ऑल्टरिंग का, रिपेयरिंग का, ऑर्नामेंटिंग का, पॉलिशिंग का, फिनिशिंग का, पैकिंग का, ऑयलिंग का, वॉशिंग का, क्लीनिंग का, ब्रेकिंग अप का, डिमोलिशिंग का, पंपिंग ऑयल का, वाटर का, सीवेज का, जनरेटिंग, ट्रांसमिटिंग पावर का, composing types of for printing by letterpress, lithography, constructing, reconstructing, repairing, refitting, finishing ships or vessels, preserving or storing any article in cold storage. ये सब मैन्युफैक्चरिंग कहलाते हैं। ये आपको सब लर्न करना है। अब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के केस लॉज। मान लीजिए कुक होता है फूड किचन में फैक्ट्री की, तो उसको क्या मानेंगे? The process of cooking food is going on in the kitchen next to the club for the selling to the members and their guests. The act of preparation amounts to manufacturing process. वो कह रहा है क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया का केस है, क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया वर्सेस एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया वालों ने क्या किया हुआ था कि लोगों को बेचने के लिए खाने पीने का सामान किचन साथ में चालू कर रखी थी क्लब के, ठीक है, और किचन में खाना बन रहा था। तो अब ये पूछा गया है कि ये जो खाना बना किचन में, क्या ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का पार्ट है या नहीं है? बच्चे, है, ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का पार्ट है। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग को मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट, प्रोसेस का पार्ट करा जाए। जो भी और भी एम्प्लॉइज वहाँ पे काम करते हैं फैक्ट्री में या किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में या किसी क्लब में, और जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में तो नहीं काम करा रहे, बट उसकी से छोटे मोटे उसी से रिलेटेड किसी ना किसी काम को कर रहे हैं उसी के प्रीमाइसेस में या उससे जुड़े हुए प्रीमाइसेस में, तो ऐसे केस में हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि yes, it is a part of manufacturing process. Second case क्या है? Where in a hotel a refrigerator had been kept only for preservation of milk and curd. मान लीजिए कि एक होटल है, वहां पर रेफ्रिजरेटर रख दिया गया, फ्रिज रख दिया गया, किस चीज के लिए? ताकि मिल्क और कर्ड जो है वो वहां पे रेफ्रिजरेट करा जा सके। तो इसको क्या आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहोगे? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का मतलब होता है कुछ एडिशन हुआ उस चीज में, कुछ जुड़ा,
कुछ बनाया, यहाँ पे कुछ भी बनाया नहीं बनाया ना, तो इसको क्या कहेंगे? देयर वॉज नो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। कौन सा केस था ये? रिट्स होटल, पुणे का रिट्स होटल था, उसने केस कर रखा था ईएसआईसी पे। ईएसआईसी जीत गया क्योंकि इसको हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं मानेंगे। नेक्स्ट केस है आपका लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। बच्चे मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ आपसे, बार बार ये बोल रहा है कि स्टेट ऑफ दिस, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इनके अगेंस्ट केस कर देता है, ईएसआई पे केस करना चाहिए, इनके अगेंस्ट केस कर देता है, तो हाउ डू यू जस्टिफाई इट? बच्चे हम इसको ऐसे जस्टिफाई करते हैं कि जो ये नाम है ना, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, तो ये इंश्योरेंस हर स्टेट के अंदर इंश्योरेंस जो ये होती है एम्प्लॉयज को दी जाती है। जरूरी नहीं है हर स्टेट में दी जाए, बट काफी सारी स्टेट्स में दी जा रही है इंडिया में ये। तो इसीलिए जिस स्टेट में इसको दिया जा रहा है इंश्योरेंस एम्प्लॉयज को, उस स्टेट की एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट केस कर देता है वो पर्टिकुलर पर्सन। नेक्स्ट क्या है बच्चों? ओके, let's continue this one first. Third one, the act of stone crushing with the employment of more than 10 employees and with the aid of power amounts to manufacturing process. पत्थर को घिसने का काम अगर कोई करता है इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके 10 एम्प्लॉइज से ज्यादा को यूज करके, तो उसको हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बोलेंगे बच्चों। चौथा, कोऑपरेटिव सोसाइटी है एक, वो ना दूध परचेज करती थी कैटल ओनर्स से एंड कुछ टाइम बाद उसको बेच देती थी, मतलब गाय भैंसों वालों से, गोट वालों से दूध खरीदती थी वो कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो दूध की कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, और उसके बाद वो दूध को बेच देती थी, और अगर बच जाता था मिल्क, जैसे कुछ मिल्क नहीं बिका जो उसने खरीदा था गाय भैंसों वालों से, तो वो उसको कोल्ड स्टोरेज में डाल देती थी दूध को कि फिर अगले दिन बेचेंगे। तो अब मुझे बताइए बच्चे कि इस एक्टिविटी को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? इसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बोलेंगे। केस किस कौन सा था? वैली पलायम कोऑपरेटिव सप्लाई सोसाइटी वर्सेस ईएसआईसी। बच्चे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये आपका। वेजेस, वेजेस का मतलब क्या होता है? क्लास, बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, आई एम जस्ट हैविंग वाटर। ओके क्लास, वेजेस का मतलब क्या होता है? वेजेस का मतलब होता है ईएसआई स्कीम में अगर वेजेस की बात करी जाए तो वेजेस का मतलब वो होता है जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनको, जो हम कह नहीं रहते कि 21,000 रुपये महीने तक अगर मिलता है, मतलब 10,000 मिलता है, 15 मिलता है, 20 मिलता है, 21,000 रुपये महीने तक अगर आपको महीने के वेजेस मिलते हैं फैक्ट्री में काम करके या किसी स्टैब्लिशमेंट में काम करके, तो फिर आप एम्प्लॉई हो। तो वेजेस का मतलब यही होता है, ये जो उनको पैसा मिलता है। अब वेजेस में क्या क्या अमाउंट इंक्लूड करते हैं और क्या क्या नहीं इंक्लूड करते, जैसे कि याद है आपको हम इनकम टैक्स एंड ऑडिटिंग का सब्जेक्ट पढ़ते हैं बच्चों, तो इनकम टैक्स एंड ऑडिटिंग में हम कहते हैं ना बेसिक सैलरी, डेयरनेस अलाउंस, ग्रेचुइटी, पेंशन, ये वो कितनी सारी चीजें हम कहते हैं, ये सब मिला के हमारी सैलरी बनती है। तो वो चीज तो सैलरी होती है, वो अलग चीज है। ये है वेजेस, वेजेस अलग चीज है, सैलरी अलग चीज है। वेजेस मिलते हैं जो अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं, जो छोटी नौकरी करते हैं उन्हें, और जो सैलरी होती है वो आपको पता है किसको मिलती है? जो ऑफिसेज में काम करते हैं, जो बड़े लेवल के एम्प्लॉइज होते हैं, स्किल्ड वर्कर्स जो होते हैं। तो बच्चे अब क्या है कि पूछ रहा है कि वेजेस में क्या क्या इंक्लूड होगा, तो ये कहते हैं, देखिए पहले ये बता रहा है कि क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा। ये कह रहा है कि एम्प्लॉयर ने किसी भी प्रोविडेंट फंड, अच्छा बच्चों मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी इनकम टैक्स एंड ऑडिटिंग में
आपने पढ़ा होगा कि प्रोविडेंट फंड्स के केस में या पेंशन फंड्स के केस में जो एम्प्लॉयर्स हैं वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय इक्वल अमाउंट डालते थे, मतलब कि एम्प्लॉय के सैलरी अकाउंट से कुछ अमाउंट कट जाती थी प्रोविडेंट फंड अकाउंट में डालने के लिए हर महीने, और उतना ही अमाउंट एम्प्लॉयर भी डाल देता था उसके अंदर। मान लो कि 4,000 एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता था प्रोविडेंट फंड में अपनी सैलरी से कटवा के पैसे, तो उतना ही 4,000 एम्प्लॉयर डाल देता था प्रोविडेंट फंड अकाउंट में। याद आया बच्चों? तो इसलिए जैसे कि इस तरीके की बात होती है कि एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया प्रोविडेंट फंड में, हम यही कहेंगे दैट इज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड या टुवर्ड्स पेंशन फंड, जो पेंशन फंड में अगर उसने कंट्रीब्यूट किया हो तो ये कहता है कि वेजेस के लिए हम इंक्लूड नहीं करेंगे इस टाइप के किसी भी कंट्रीब्यूशन को। देखिए ए पॉइंट, एनी कंट्रीब्यूशन पेड बाय एम्प्लॉयर टू एनी पेंशन फंड और प्रोविडेंट फंड और अंडर दिस एक्ट ईएसआई फंड, या ईएसआई फंड में भी अगर पैसा डाला था एम्प्लॉयर ने तो वो भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। बी पॉइंट, मान लीजिए जो लेबर है उसको ट्रैवलिंग अलाउंस दिया था कि तुम ट्रैवल करते हो घर से यहाँ से घर, उसके लिए तुम्हें अलाउंस दे रहे हैं, तो वो भी आपकी वेजेस का पार्ट नहीं है। थर्ड, एनी सम पेड टू द पर्सन एम्प्लॉयड टू डिफरे स्पेशल एक्सपेंसेस एंटेल्ड ऑन हिम बाय द नेचर ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब हुआ कि मान लो कि ऐसी उसको नौकरी दे रखी है जिसके अंदर उस बेचारे के खर्चे हो जाते हैं, मतलब मान लो कि कुछ भी छोटे मोटे उसके खर्चे हो जाते हैं, वो ऐसा लेबर है जो अपने मालिक के लिए काम के लिए उसको थोड़ा सा खर्चा करना पड़ जाता है, ऐसे उसकी नौकरी ही ऐसी है। तो बच्चे अगर ऐसा केस होगा तो ऐसे केस में जो पैसा उसको इस चीज के लिए दिया जाएगा स्पेशल एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, वो भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे वेजेस में। और जब वो अपनी ड्यूटीज डिस्चार्ज कर देगा तो उसको थैंक्स गिविंग जो कंपनी करेंगी, ग्रेचुटी जो पे करेंगी, वो भी इंक्लूड नहीं होएगी वेजेस में। ईएसआई कंट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे को ये जानना जरूरी है, हमें ईएसआई कंट्रीब्यूशन आगे चल के निकालना होगा, कैलकुलेट करना होगा। उसके लिए हमारे को ये पता होना चाहिए कि वेजेस में क्या इंक्लूड होता है और क्या इंक्लूड नहीं होता। बच्चे वेजेस किस किस चीज को मान लिया जाएगा? बेसिक पे को वेजेस माना जाएगा, महंगाई भत्ता डीएनएस अलाउंस को वेजेस माना जाएगा, हाउस रेंट अलाउंस को वेजेस माना जाएगा, सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस को वेजेस माना जाएगा, ओवर टाइम वेजेस माना जाएगा, पेमेंट फॉर द डे ऑफ रेस्ट को वेजेस माना जाएगा, बोनस को वेजेस माना जाएगा, नाइट शिफ्ट अलाउंस को वेजेस माना जाएगा, हीट गैस डस्ट अलाउंस को वेजेस माना जाएगा, पेमेंट फॉर अनसब्स्टिट्यूटेड हॉलीडेज को वेजेस माना जाएगा, फूड अलाउंस को वेजेस माना जाएगा, सस्पेंशन अलाउंस को वेजेस माना जाएगा, ले ऑफ कंपनसेशन को वेजेस माना जाएगा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को वेजेस माना जाएगा। ले ऑफ का मतलब क्या होता है बच्चों? ले ऑफ का मतलब आपको पता होगा कि नौकरी से निकालना, क्योंकि मान लो कुछ टाइम के लिए बिजनेस मंदा चल रहा है, रिसेशन टाइप है, तो कुछ टाइम के लिए जरूरत नहीं है, कुछ टाइम के लिए निकाल देना, और जब जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बुला लेना, तो उसको हम कहते हैं ले ऑफ, निकाल देना। वेजेस किस किस चीज को नहीं मानेंगे वो सब अभी हमने डिस्कस करा ही था, उसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं यहाँ पे। ओके बच्चे, एग्जाम में ये भी आता है कि परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट क्या होती है। देखिए वर्ड बाय वर्ड चलेंगे बच्चों। परमानेंट मतलब टेम्पररी डिसेबल नहीं हो रहा, उसके हाथ पैर टूट रहे हैं, वो डेफ हो रहा है, वो अंधा हो रहा है, वो परमानेंट हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए हैंडीकैप्ड, वो टेम्पररी नहीं हो रहा। अच्छा, पार्शियल डिसेबलमेंट है मतलब पूरी तरीके से ऐसा नहीं है कि मतलब हाथ पैर सब चले गए, काम ही नहीं कर सकता, अंधा भी हो गया, सुनाई भी नहीं दे रहा, ऐसा नहीं है कि सब कुछ हो जाएगा, पार्शियल होगा, मतलब कुछ हो गया, लाइक उंगली टूट गई, उंगली कट गई मशीन में आके, या इस टाइप का कुछ भी, या एक आंख जो है वो फूट गई काम करते हुए,
जॉब पर, तो ये क्या कहते हैं, डिसेबलमेंट ऑफ अ परमानेंट नेचर एज रिड्यूसेस द अर्निंग कैपेसिटी। ऐसा नहीं है कि इसके बाद वो पैसा कमा नहीं पाएगा, पैसा तो कमा पाएगा बट पहले जितना नहीं कमा पाएगा। तो कौन कौन सी इंजरीज को हम मान लें कि वो परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट है? तो ये कहता है सेकेंड शेड्यूल के पार्ट 2 में जो दे रखी हैं, दे आर डीम्ड टू रिजल्ट इन परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। तो सेकेंड शेड्यूल पार्ट 2 कंपनीज एक्ट का ये अभी हम देखेंगे थोड़ी देर बाद, और अदरवाइज आप खुद रेफर कर सकते हैं, आपकी बुक में गिवन है। नेक्स्ट है बच्चे, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट को डिफाइन करो अंडर ईएसआई एक्ट। तो बच्चे वर्ड बाय वर्ड चलेंगे। परमानेंट है, टोटल है, डिसेबलमेंट है, मतलब पूरी तरीके से उसके हाथ पैर ये वो सब ऐसा हो गया कि वो काम ही नहीं कर सकता बेचारा, अब वो नौकरी करके नहीं कमा सकता। परमानेंटली हुआ है उसके साथ, ऐसा टेम्परेरी नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है, मीन्स सच डिसेबलमेंट ऑफ अ परमानेंट नेचर एज incapacitates an employee for all work which he was capable of performing at the time of accident resulting in such disablement। क्या कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है कि डिसेबलमेंट परमानेंट नेचर का इनकेपेसिटेट कर देता है, मतलब कैपेसिटी नहीं रहती अब एम्प्लॉय की कि वो कमा के खा सके। क्या कह रहे हैं, हर इंजरी जो कि सेकेंड शेड्यूल के पार्ट 1 में गिवन है, या फिर उनकी जो कॉम्बिनेशन हैं इंजरीज जो पार्ट 2 में गिवन है, where the aggregate percentage of the loss of earning capacity is specified in the said part 2 against those injury amounts to 100% or more। मान लो अलग अलग पार्ट 2 में अलग अलग इंजरीज गिवन है, जैसे कि उंगली टूट गई, डेफ हो गया, ऐसे करके बहुत सारी गिवन है। तो उन सब को अगर उसको मल्टीपल इंजरीज हुई है मान लो काम करते हुए, कि मान लो कोई पत्थर गिर गया, उस पर कुछ हो गया, सर पे भी चोट आई, हाथ पे भी चोट आई, उंगली भी कट गई, कान से भी बहरा हो गया, आंख भी फूट गई, तो अगर ऐसे मल्टीपल इंजरीज होती है तो उन सबको जोड़ के हम इंजरीज को हम देखेंगे कि कितना हैंडीकैप्ड का परसेंटेज हो रहा है, कितना डिसेबलमेंट का परसेंटेज हो रहा है, और कितना हो रहा है। अगर 100 मतलब 100% और मोर तो नहीं हो रहा। बच्चे अब नेक्स्ट है आपका एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। अभी तक बच्चों हमने क्या पढ़ा है, अभी तक हमने बच्चों पढ़ा है कि एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। अब हम पढ़ेंगे कॉर्पोरेशन। ये जो ईएसआई एक्ट थी, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, इस एक्ट में एक कॉर्पोरेशन क्या होती है, कंपनी, एक कंपनी बनाई गई, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कंपनी। वो कंपनी इसलिए बनाई गई ताकि वो जो ये भी जितने भी इसमें काम करने होते हैं ना एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट में, जो भी बेनिफिट देने हैं लोगों को जो इसके अंदर हैं, वो सब काम छोटे मोटे ये सब कर सके, तो उसके लिए ये कॉर्पोरेशन बनाई गई। बच्चे एक चीज और जानना चाहूंगी आप सबसे, ये पैसा कहाँ से आता है हमारी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पास, या इस स्कीम के पास पैसा कहाँ से आता है कि ये मतलब इतने सारे बेनिफिट्स एम्प्लॉयज को दे सके, जैसे कि मैटरनिटी बेनिफिट, सिकनेस बेनिफिट, और भी इतने तरीके के बेनिफिट्स ये देते हैं। चोट लग जाती है, अगर जॉब चली जाती है तो दूसरी जॉब लगवाते हैं, इलाज कराते हैं, ये फ्री में ये सब करते हैं। ये कैसे, उनके पास पैसा कहाँ से आता है? तो बच्चे ये जो पैसा होता है ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का पैसा होता है। कुछ पैसा और भी ये रेस करते हैं अपना, बट ज्यादातर जो पैसा होता है इनका ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का होता है। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का पैसा ज्यादातर कैसे होगा बच्चे? ऐसे होगा, ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का ही पैसा। क्योंकि आप देखिए कि क्या होता है कि ना इस एक्ट के तहत, ईएसआई एक्ट के तहत एम्प्लॉयर को बोला जाता है कि महीने का जितना वेजेस है ना, मान लो तो 10,000 रुपए का वेजेस देता है अपने लेबर को, तो 10,000 का या जितने का भी तू वेजेस देता है उसका तू वो निकाल ले 3.25%, और उतना पैसा तू हमारे को कंट्रीब्यूट कर इस एक्ट में, तो हम तेरे एम्प्लॉय के फायदे के लिए
हॉस्पिटल बनवाएंगे, उसके फायदे के लिए हम और चीजें उसको बेनिफिट्स देंगे, मैटरनिटी बेनिफिट, सिकनेस बेनिफिट, इलाज तेरे एम्प्लॉय का और तेरे एम्प्लॉय की फैमिली का फ्री में करेंगे यहाँ पे। तो उससे कहते हैं कि जितनी सैलरी है उस सैलरी का 3.25% तू कंट्रीब्यूट कर हमारे को। और ये तो एम्प्लॉयर से पैसा मांग लेते हैं इतना, और एम्प्लॉय से भी मांगते हैं। एम्प्लॉय से क्या कहते हैं? एम्प्लॉय से कहते हैं 0.75% दे। जितना टोटल है तेरी सैलरी, 10,000 सैलरी तू ले रहा है, उसका 0.75% तू हमें दे दे, तो हम तेरे को और तेरी फैमिली को ये सारे फायदे दे देंगे। तो दिस वे से 3.25% तो एम्प्लॉयर ने दे दिया और 0.75 दे दिया एम्प्लॉई ने, तो कुल मिला के 4% कंट्रीब्यूट कर दिया वेजेस का। तो मान लो 10,000 वेजेस हैं, 10,000 का 4% आप निकालेंगे, तो ऐसे करके इनके पास पैसा आता है। और क्या तरीका है बच्चों? बच्चे और तरीका भी है इसका पैसे रेज करने के इनके पास। वी आर नॉट गोइंग इन टू दैट, बट जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमें बेसिकली सिर्फ ये कंट्रीब्यूशन पार्ट पढ़ना है। अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब डिटेल में पढ़ेंगे हम एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन with the view to ensuring efficiency, cohesion, dispatch in the administration of the scheme of employee state insurance in accordance with the provisions of Employee State Insurance Act 1948. A corporation to be known as this was set up on 1st October this. The corporation is a body entity. बच्चे कुछ नहीं कह रहा है कि जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है उसके अंदर जो जो काम करने होते हैं वो स्मूथली काम कर लें, उसके लिए किसी को तो जिम्मेदारी देनी थी, तो इनको जिम्मेदारी दे दी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को। और क्योंकि कॉर्पोरेशन है, मतलब कॉर्पोरेशन का मतलब कंपनी है, तो कंपनी के जितने फीचर्स मैंने आपको पढ़ाए हैं ना कि सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, वो इसके भी फीचर्स होंगे सारे। स्यू कर सकती है, स्यूड हो सकती है, ये सब इसके भी फीचर्स होंगे। और ये कब बनी थी? ये बनी थी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1 अक्टूबर 1948 को। ओके बच्चे, नेक्स्ट क्या ये पूछता है कि व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ईएसआई कॉर्पोरेशन। ईएसआई कॉर्पोरेशन किन किन लोगों को मिलाकर बनी है? सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है बच्चे, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं पढ़ा रही हूँ आपको जो एक्स्ट्रा में पढ़ा रही हूँ, सब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ईएसआई किन किन लोगों को मिला के बनता है ईएसआई कॉर्पोरेशन? पहला तो चेयरमैन होता है ईएसआई कॉर्पोरेशन में। अब जितने लोग बताऊंगी ये सब मेंबर्स होते हैं ईएसआई कॉर्पोरेशन के। पहला चेयरमैन होता है। चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है ईएसआई कॉर्पोरेशन के? उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। सेकंड होता है वाइस चेयरमैन। वाइस चेयरमैन को भी कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। थर्ड होता है 5 पर्सन से ज्यादा नहीं, 1 2 3 4 5, मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, मैक्सिमम 5 अपॉइंट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट ईएसआईसी कॉर्पोरेशन में, मतलब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में। और जिन जिन स्टेट्स में हमारा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट है ये, मान लो कि दिल्ली में ये एक्ट है, कानपुर में ये एक्ट है, जिन जिन जगहों पर ये एक्ट है उन स्टेट्स से एक एक पर्सन रिप्रेजेंटेटिव जो होगा वो इसको ज्वाइन करेगा। इस ईएसआईसी कॉर्पोरेशन को कौन कौन ज्वाइन करेगा? हर वो स्टेट जिसमें ये एक्ट है वहां से एक रिप्रेजेंटेटिव ज्वाइन करेगा। 1 person to be appointed by the central government to represent the union territories. सेंट्रल गवर्नमेंट एक इंसान को दायित्व देगी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी कि मैं तुम्हें अपॉइंट कर रही हूँ, तुम्हारे को क्या करना है? सारी यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करना है। मतलब ईएसआई कॉर्पोरेशन में, कंपनी में गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एक पर्सन को अपॉइंट कर रही है जो रिप्रेजेंट करेगा यूनियन टेरिटरीज को। स्टेट्स वाला तो पढ़ ही लिया, स्टेट्स का रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, अब यूनियन टेरिटरीज का भी पढ़ लिया। नेक्स्ट पॉइंट है एफ पॉइंट, 10 पर्सन जो एम्प्लॉयर्स को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिनको अपॉइंट किया होगा इन कंसल्टेशन विद सच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स एज मे बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर द पर्पस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या कह रहे हैं?
कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी 10 लोगों को। कितने लोगों को बच्चों? 10 लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एम्प्लॉयर्स। जो एम्प्लॉयर्स हैं बच्चे, जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो एम्प्लॉयर्स का ग्रुप है, उनसे ना बात करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। मान लो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट बात करेगी एम्प्लॉयर्स के ग्रुप से, उनसे कहेगी अपने कोई भी 10 रिप्रेजेंटेटिव दे दो, उनको हम एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अंदर एज अ मेंबर रखेंगे। और सेंट्रल गवर्नमेंट ना एम्प्लॉय से भी बात करेगी, कहेगी 10 रिप्रेजेंटेटिव एम्प्लॉयज तुम अपने दे दो। देखिए बच्चे, ईएसआईसी जो है वो क्या है? ईएसआईसी है कि एक कॉर्पोरेशन, ईएसआई कॉर्पोरेशन को पढ़ रहे थे हम कि ईएसआई कॉर्पोरेशन में मेंबर्स कौन कौन से होते हैं। आपको बता चुकी थी अभी तक, एक चेयरमैन होता है, एक वाइस चेयरमैन होता है, दोनों को अपॉइंट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। बता चुकी थी आपको कि 1 2 3 4 5 मैक्सिमम 5 लोग तक सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है एज मेंबर्स। यहाँ पे ये भी आपको बता चुकी थी कि जिन जिन स्टेट्स में ये ईएसआई की स्कीम है, ये फोर्स में है, वहां से एक एक रिप्रेजेंटेटिव आएगा जो मेंबर बनेगा यहाँ का। और सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी एक इंसान को जो सारी यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करेगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स के ग्रुप से बात करेगी, उनसे कहेगी कि 10 लोग दे दो अपने जो तुम्हारे रिप्रेजेंटेटिव की तरह एक्ट करें। क्यों उनके रिप्रेजेंटेटिव्स मांग रहे हैं इसके अंदर? क्योंकि ईएसआई हैज टू डू विद, किससे लेना देना है? एम्प्लॉयर से, एम्प्लॉई से, इन्हीं से तो लेना देना है। क्योंकि जॉब करते करते अगर चोट लग जाए, कोई दिक्कत हो जाए, कुछ भी हो, तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के बंदे रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट होने चाहिए एसआई कॉर्पोरेशन के अंदर। तो इसीलिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों से 10-10 लोग मांग लिए रिप्रेजेंटेटिव उनके। और क्योंकि ये हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में है सारी ईएसआई स्कीम आपकी, तो इसीलिए यहाँ पर हमारे को मेडिकल प्रोफेशन से भी 2 लोग रिप्रेजेंटेटिव चाहिए मेडिकल प्रोफेशन के। ये कौन अपॉइंट करेगा इन्हें? मेडिकल प्रोफेशन के जो 2 रिप्रेजेंटेटिव होंगे, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी। नेक्स्ट है आपका 3 हमारे को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहिएंगे, जिनमें से 2 shall be the members of Lok Sabha, 1 Rajya Sabha, elected respectively by members of Lok Sabha and Rajya Sabha। क्या कह रहा है? ये कह रहा है ईएसआईसी कॉर्पोरेशन जो है ना, हमारी ईएसआई कॉर्पोरेशन, उस कॉर्पोरेशन में 3 मेंबर्स तो पार्लियामेंट के भी होने चाहिए, उनमें से 2 तो लोकसभा के होने चाहिए और 1 राज्यसभा का होना चाहिए जो इलेक्ट होके आए हों। और 1 मेंबर होना चाहिए जो डायरेक्टर जनरल होगा ऑफ द कॉर्पोरेशन एक्स ऑफिशियो। अब ये बोल रहा है कि आपने ये तो बता दिया कि जो ईएसआई कॉर्पोरेशन है उसमें कौन कौन मेंबर होना चाहिए, बट वो मेंबर कितने कितने टाइम के लिए होना चाहिए? पूरी जिंदगी के लिए तो नहीं होगा ना। कितने कितने टाइम के लिए उसको मेंबर बनाया गया है? वो ऑफिस कितने टाइम के लिए होल्ड करेगा? उसका टर्म क्या है ऑफिस का? तो ये कहता है द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स ऑफ द कॉर्पोरेशन रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयज मेडिकल प्रोफेशन इन लोकसभा एंड राज्यसभा शैल बी 4 years commencing from the date on which their nomination or election is notified। क्या कह रहा है बच्चों? ये 4 साल के लिए ऑफिस वो होल्ड करेंगे। कौन कौन? members of the corporation representing employees medical corporation in Lok Sabha and Rajya Sabha shall be for 4 years commencing from date on which their nomination or election is notified। Other members of the corporation shall hold office during the pleasure of government appointing them। देखिए बच्चे, प्रीवियस स्लाइड में गई हूं मैं, देखिए जहां जहां पे मैंने एक स्टार मार्क कर रखा है ना, कहां कहां पे मार्क कर रखा है कि एम्प्लॉयर के 10 रिप्रेजेंटेटिव रखे, एम्प्लॉय के 10 रिप्रेजेंटेटिव रखे, मेडिकल प्रोफेशन वालों के 2 रिप्रेजेंटेटिव रखे, पार्लियामेंट से 3 मेंबर इलेक्ट करके बुलाए, 2 लोकसभा के, 1 राज्यसभा का। इन सब का 4 साल है, जो इन सब का ऑफिस का टाइम है वो 4 साल है। देखिए फिर से पढ़िए, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स ऑफ द कॉर्पोरेशन रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयर्स मेडिकल प्रोफेशन लोकसभा राज्यसभा शैल बी 4 years।
और जितने बाकी के बच गए, इतने सारे और भी तो थे अभी जिन पे हमने स्टार नहीं लगा रखा है ना बच्चे। तो ये जो बाकी के सारे हैं वो जितना टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी उतना टाइम वो यहाँ पर ऑफिस होल्ड कर सकते हैं, ये पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट है द डायरेक्टर जनरल ऑफ द कॉर्पोरेशन शैल बी द प्रॉपर अथॉरिटी टू ऑथेंटिकेट एनी ऑर्डर एंड डिसीजन ऑफ द कॉर्पोरेशन। आपने देखा था ना अभी हमने लास्ट में कहा था कि मेंबर ईएसआई कॉर्पोरेशन का कौन होगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ द कॉर्पोरेशन एक्स ऑफिशियो, सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी होगा ये ईएसआई कॉर्पोरेशन का। तो ये क्या कह रहा है, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कॉर्पोरेशन रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयर, सॉरी हाँ क्या कह रहा है ये, डायरेक्टर जनरल जो होगा कॉर्पोरेशन का वो प्रॉपर अथॉरिटी होगा, कोई भी ऑर्डर्स लेने होंगे, डिसीजन मेकिंग करनी होगी, ईएसआई कॉर्पोरेशन मतलब ईएसआई कंपनी के अंदर कोई भी ऑर्डर्स लेने होंगे, डिसीजन मेकिंग करनी होगी, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट कौन करेगा, डायरेक्टर जनरल करेगा। फिर पूछ रहे प्रिंसिपल ऑफिसर्स कौन होंगे, प्रिंसिपल ऑफिसर्स कौन कौन से होंगे, तो वो अब हम पढ़ते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं हमारे बच्चे। जैसे अभी हमने ये पढ़ा था कि ईएसआई कॉर्पोरेशन के अंदर ये सारे लोग मेंबर्स होने चाहिए, वो तो कौन कौन मेंबर होना चाहिए ये पढ़ लिया। अब वहां पे ईएसआई कॉर्पोरेशन में काम करने के लिए कुछ कुछ लोग रिक्वायर्ड हैं, ऑफिसर्स रिक्वायर्ड हैं, तो वो प्रिंसिपल ऑफिसर्स, इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स कौन से हैं जो रिक्वायर्ड है वहां पे काम करने के लिए, वो अब हम पढ़ रहे हैं। कौन रिक्वायर्ड है, नंबर 1 देखिए स्क्रीन पे, नंबर 1 Central government shall, in consultation with ESI Corporation, appoint a Director General and Financial Commissioner. बड़े दो इंपॉर्टेंट हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्टर जनरल और फाइनेंशियल कमिश्नर ये दोनों अपॉइंट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद ईएसआई कॉर्पोरेशन। ये प्रिंसिपल ऑफिसर्स हैं, काम करने में हेल्प करेंगे ये ईएसआई कॉर्पोरेशन की। डायरेक्टर जनरल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा कॉर्पोरेशन का, उसका मेन फंक्शंस होंगे फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी, पॉलिसी बनाए, सुपरविजन करे, कोऑर्डिनेशन करे, लाइजन करे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स का। और जो डायरेक्टर जनरल एंड द फाइनेंशियल कमिश्नर शैल बी द होल टाइम ऑफिसर्स ऑफ द कॉर्पोरेशन। ऐसा नहीं होगा कि वो कहीं और भी काम करते हो, यहाँ पे भी काम कर लें ईएसआई कॉर्पोरेशन में, ये फुल टाइम एम्प्लॉई होंगे, फुल टाइम ऑफिसर्स होंगे कॉर्पोरेशन के। और डायरेक्टर जनरल और द फाइनेंशियल Commissioner shall hold office for such period not exceeding 5 years as may be specified in the order appointing. The Director General or the Financial Commissioner shall hold the office for such period not exceeding 5 years as may be specified in order appointing him. An outgoing Director General or Financial Commissioner shall be eligible for reappointment if he is otherwise qualified. क्या कह रहे हैं बच्चों, देखिए पहली बात तो आप ये समझ गए होंगे ना, अब तक मैं कई बार बता चुकी कि दो जो प्रिंसिपल ऑफिसर्स हैं मतलब इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स, इतने सारे मेंबर्स हमारे थे, उसके अलावा काम करने के लिए एएसआई कॉर्पोरेशन में हमारे को कुछ प्रिंसिपल ऑफिसर्स, इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट थी। क्या दो पोस्ट थी इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स की, एक तो डायरेक्टर जनरल और एक फाइनेंशियल कमिश्नर। फिर उन्हीं के बारे में बोला है कि जो डायरेक्टर जनरल है वो क्या काम करता है, वो ज्यादा मेन है, और फिर ये बताया है दोनों होल टाइम ऑफिसर्स हैं। फिर लास्ट में ये बताया है कि 5 साल के लिए, ज्यादा से ज्यादा 5 साल के लिए बनाई जाएगी इनकी पोस्ट, डायरेक्टर जनरल और फाइनेंशियल कमिश्नर इनको 5 साल के लिए बनाया जाएगा, बट ये री अपॉइंट हो सकते हैं, अगर 5 साल बाद इनको दोबारा से 5 साल के लिए बनाना चाहें तो ये बनाया जा सकता है इन्हें। The Director General or the Financial Commissioner shall receive such salary and allowances as may be prescribed by the central government. जो कौन सी सैलरी और अलाउंसेस मिलेंगी इन दोनों को, डायरेक्टर जनरल फाइनेंशियल कमिश्नर को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोल देगा कि इतनी सैलरी दो इन दोनों को, उतनी मिलेगी। A person shall be disqualified from being appointed as or for being the Director General or for the Financial Commissioner if he is subject to any of the disqualifications specified in Section 13. सेक्शन 13 कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस बताता है कि ये अगर डिस्क्वालिफिकेशंस किसी में प्रेजेंट होंगी तो उसको डायरेक्टर जनरल या फाइनेंशियल कमिश्नर नहीं बनाया जाएगा। 7th पॉइंट बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में एट एनी टाइम रिमूव द डायरेक्टर जनरल और द फाइनेंशियल कमिश्नर फ्रॉम द ऑफिस प्रोवाइडेड द सेम इज रिकमेंडेड बाय रेजोल्यूशन ऑफ द कॉर्पोरेशन। आपको मैंने कई बार बताया ना, ईएसआई कॉर्पोरेशन मतलब ईएसआई कंपनी,
और कंपनी में आपको मैंने पहले पढ़ाया था कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन, दो टाइप के रेजोल्यूशन पास करते हैं। रेजोल्यूशन क्या होता है कि कोई प्रपोजल कंपनी के सामने रखा और कंपनी उसको अगर वहां पे मेजॉरिटी लोग उसको पास कर देते हैं कि ठीक है हम एक्सेप्ट करते हैं प्रपोजल को, तो वो कहते हैं हम कि ये रेजोल्यूशन है, ये मेजॉरिटी से पास हो गया। डिपेंड करते हैं सिंपल मेजॉरिटी से पास हुआ कि स्पेशल मेजॉरिटी से पास हुआ, अकॉर्डिंगली ऑर्डिनरी या स्पेशल रेजोल्यूशन होगा। तो ये कहता है इस केस में कि अगर ईएसआई कॉर्पोरेशन के ज्यादातर लोगों को लगता है, ज्यादातर वहां पे लोगों को लगता है कि भाई ये जो डायरेक्टर जनरल है या फिर जो फाइनेंशियल कमिश्नर है कि इसको हटा देना चाहिए, ये अच्छे से काम नहीं कर रहा है या कुछ भी उनको उससे दिक्कत है, तो ज्यादातर लोग अगर इस बात को पास कर देते हैं प्रपोजल को कि उनको हटा दिया जाए, किसी और को रखा जाए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हटा देगी डायरेक्टर जनरल या फाइनेंशियल कमिश्नर को फ्रॉम ऑफिस। 5 साल पूरे नहीं भी हुए होंगे ना इन दोनों के, डायरेक्टर जनरल और फाइनेंशियल कमिश्नर के, तो भी हटा देगी अगर इस तरीके की बात उनके पास आई रेजोल्यूशन के थ्रू कॉर्पोरेशन के। पावर्स ऑफ ईएसआई कॉर्पोरेशन, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। पावर्स ऑफ ईएसआई कॉर्पोरेशन, ईएसआई कॉर्पोरेशन के पास क्या क्या पावर्स हैं, वो क्या क्या डिसीजन मेकिंग कर सकती है। सबसे पहले कॉर्पोरेशन के पास पावर है कुछ लोगों को नौकरी पे रखने की। जितने उसको लोग जरूरत है अपनी कंपनी को चलाने के लिए, उतने लोगों को वो नौकरी पे रख सकती है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट कहता है कॉर्पोरेशन में एम्प्लॉय such other staff of officers and servants as may be necessary for the efficient transaction of its business। अपने बिजनेस को चलाने के लिए उसे जो भी चाहिए लोग वो रख सकती है नौकरी पे, provided that the sanction of the central government shall be obtained for the creation of any post, the maximum monthly salary of which exceeds the salary as may be prescribed by central government under Rule 20 of ESI Central Rules 1950। The central government has prescribed maximum scale। देखिए बच्चे, देखिए मेरे पास एक ज़रूरी माइक्रोसॉफ्ट टीम से कॉल आ गया था, इसलिए मुझे एकदम इमरजेंसी में आपको बोलना पड़ा कि 1 मिनट के लिए हम पॉज करेंगे। चलिए, तो मैं ये कह रही थी कि ईएसआई कॉर्पोरेशन की क्या पावर है। उनके पास ये पावर है कि वो एम्प्लॉय कर सकते हैं जितना स्टाफ चाहिए उतना। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह रखा है जिस स्टाफ को आप एम्प्लॉय करोगे उन्हें सैलरी 14,300 से लेकर 18,300 के बीच में दीजिए। ठीक है बच्चे। बट अगर ईएसआई कॉर्पोरेशन किसी स्टाफ को इससे ज्यादा सैलरी पे रखना चाहती है तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट से वो सैंक्शन लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। और जो भी इसके अंदर ग्रुप ए ग्रुप बी के पोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की होंगी जिनके लिए यहाँ पे रखेंगे ईएसआई कॉर्पोरेशन के अंदर मतलब ये नौकरी पे रखेंगे ग्रुप ए और ग्रुप बी की, तो वो यूपीएससी जो कहते हैं ना, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उससे कंसल्टेशन में आप नौकरी पे रखा जाएगा। बट मेडिकल पोस्ट के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, यूपीएससी से कंसल्टेशन मेडिकल पोस्ट के लिए नहीं लेनी बच्चों। Second point है corporation may, in addition to the scheme of benefits specified in this act, promote measures for the improvement of the health and welfare of the insured persons and for the rehabilitation and re-employment of the insured persons who have been disabled or injured and may incur in respect of such measures expenditure। तो क्या कह रहे हैं बच्चों कि कॉर्पोरेशन जो भी बेनिफिट्स दिए जाते हैं, इस ये है ही क्या, बेनिफिट स्कीम ही है एक तरीके से, इंश्योरेंस स्कीम है ईएसआई स्कीम। उन स्कीम्स के अलावा भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स प्रोवाइड करना चाहती है तो वो करेगी, उसको बल्कि करना चाहिए, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स प्रोवाइड करने चाहिए एम्प्लॉइज को जो इस स्कीम के अंडर जिनका रजिस्ट्रेशन है, जो इसमें कवर होते हैं। थर्ड पॉइंट है बच्चों, द कॉर्पोरेशन में ऑल्सो सेट अप रीजनल बोर्ड्स, लोकल कमिटीज, local medical benefit council in areas and in such a manner to delegate to them such powers and functions as may be prescribed by the regulations। क्या है बच्चों ये कह रहा है कि कॉर्पोरेशन ईएसआई कॉर्पोरेशन जो है वो रीजनल बोर्ड्स, लोकल कमिटीज
लोकल मेडिकल बेनिफिट काउंसिल्स, ये सब मतलब लोकल मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में जहां पर ये ऑपरेट कर रहे हैं वो भी ये सेटअप करें। और उन सबको पावर भी देनी पड़ेगी डिसीजन मेकिंग की, कि जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग, मान लो कि दिल्ली में इन्होंने ईएसआई का कोई हॉस्पिटल सेटअप किया, कोई लोकल मेडिकल बेनिफिट काउंसिल सेटअप किया, तो वहां पर उनको इनको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। एक तो इतने 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 लोग इसमें रजिस्टर्ड है, दूसरा इनको उनको परमिशन देनी पड़ेगी कि अच्छा ये लोग आए तो यहाँ इनका फ्री में इलाज कर देना, ये डिसीजन मेकिंग तुम कर लेना, डेलीगेट करनी पड़ेंगी अपनी पावर्स। एक बात और ये कहता है कि जो ये कंपनी है इनके पास, ईएसआई के पास मान लो पैसा ज्यादा हो जाए तो ये इन्वेस्ट करना चाहे कहीं पे इन्वेस्ट कर सकती है। कंपनी के पास पैसा कम हो जाए, ये लोन उठाना चाहे ये लोन उठा सकती है। ईएसआई अगर प्रॉपर्टी को खरीदना चाहे बेचना चाहे तो वो कर सकती है। ईएसआई कॉर्पोरेशन, ये उसकी पावर में आएगा। नेक्स्ट क्या है बच्चे, स्टैंडिंग कमिटी। जैसे ईएसआई के अंदर हमने सबसे पहले कहा कि हमने ईएसआई एक्ट में ईएसआई कॉर्पोरेशन को बनाया, ईएसआई कॉर्पोरेशन के बाद हम बनाएंगे स्टैंडिंग कमेटी को। स्टैंडिंग कमेटी एक्ट्स एज द एग्जीक्यूटिव आर्म ऑफ द ईएसआई कॉर्पोरेशन। इट एडमिनिस्टर्स द अफेयर्स ऑफ द ईएसआई कॉर्पोरेशन सब्जेक्ट टू जनरल सुपरिटेंडेंस। देखिए बच्चे, ईएसआई कॉर्पोरेशन तो हमने बना दी, किस लिए बनाई कि वो ईएसआई के स्कीम के भी जो भी काम होंगे वो करेगी, बट ईएसआई स्कीम के जो काम करेगी ईएसआई कॉर्पोरेशन, ईएसआई कॉर्पोरेशन का जो हाथ है, कहते हैं ना काम करने वाला हाथ, एग्जीक्यूटिव आर्म, मतलब ईएसआई कॉर्पोरेशन का भी काम कौन करता है, स्टैंडिंग कमेटी करती है। स्टैंडिंग कमेटी कुछ पावर्स दी जाती हैं ऐसे जिससे वो काम करके देती है ईएसआई कॉर्पोरेशन का। अब स्टैंडिंग कमेटी में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, चेयरमैन होता है, 3 मेंबर्स और होते हैं कॉर्पोरेशन के, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। फिर और कौन होता है इसमें, 3 members of the corporation representing such 3 state governments, तीन स्टेट गवर्नमेंट। देखिए मैंने बताया ये ईएसआई स्टेट्स में एप्लीकेबल है, कुछ काफी सारी स्टेट्स में है ये ईएसआई। तो 3 स्टेट से 3 मेंबर्स को चूज करके इसमें स्टैंडिंग कमेटी में डाल दिया जाता है। 8 मेंबर्स इलेक्ट होते हैं कॉर्पोरेशन से इस तरीके से कि पहला जो मेंबर होता है वो मेंबर होता है फ्रॉम द कॉर्पोरेशन रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयर्स, सॉरी 3 मेंबर्स। 8 मेंबर्स हैं जो इलेक्ट करे जाएंगे, उनमें से जो 3 मेंबर्स हैं वो जो हमारे एम्प्लॉयर्स हैं उनमें से लिए जाएंगे, उनके रिप्रेजेंटेटिव, उनसे कहा जाएगा इलेक्ट करके दे दो 3 लोग। 3 मेंबर्स एम्प्लॉइज के पास जाके बोला जाएगा अपने में से 3 मेंबर्स को आप इलेक्ट करके दे दो इस कॉर्पोरेशन के लिए, 8 लोगों के लिए। एक मेंबर कौन होगा, मेडिकल प्रोफेशन में से इलेक्ट करके ले लेंगे। एक मेंबर कौन होगा, पार्लियामेंट में से इलेक्ट करके ले लेंगे। और एक होगा डायरेक्टर जनरल ऑफ द कॉर्पोरेशन एक्स ऑफिशियो। टर्म ऑफ ऑफिस किसका होगा, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर ऑफ स्टैंडिंग कमेटी अदर देन द मेंबर रेफर्ड टू इन क्लॉज ए और बी और डबल बी। मतलब क्या कहता है ये, इन तीनों का टर्म ऑफ ऑफिस की बात नहीं कर रहे कितने साल के लिए इनको रखा जाएगा, बाकी सबको कितने साल के लिए रखा जाएगा ये बता रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, बाकी सबको कितने साल के लिए रखा जाएगा, 2 सालों के लिए, जब तक नेक्स्ट नहीं ज्वाइन कर लेता तब तक वो रहेंगे। और बाकी सब कितने टाइम के लिए रहेंगे, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है तब तक। पावर्स क्या है स्टैंडिंग कमेटी की बच्चे, अब इससे ज्यादा हम इस चैप्टर को नहीं पढ़ते हैं क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर हमारा फिर रह जाएगा, नेक्स्ट यूनिट हमारी। बस इतना समझ लीजिए, मैंने जैसे ईएसआई कॉर्पोरेशन सेटअप किया था, फिर ईएसआई कॉर्पोरेशन की एग्जीक्यूटिव आर्म सेटअप करी थी स्टैंडिंग कमेटी। अब हम ये चीज और सेटअप करते हैं, मेडिकल बेनिफिट काउंसिल। ये वहां पर जो भी मेडिकल से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग्स करने होंगे ना वो करेगा, मतलब कि कितने हॉस्पिटल रखे, उसमें कितने बेड रखे, उसमें क्या क्या दवाइयां मंगवा के रखें, किस किस को उसमें इलाज दे दें,
उसमें डॉक्टर्स अटेंडेंस हो रही है उनकी पूरी कि नहीं, ठीक इलाज दे रहे हैं कि नहीं, इन सब पे जो चेक रखने का काम करेगा वो कौन करेगा? मेडिकल बेनिफिट काउंसिल। ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, उसमें कौन कौन से मेंबर्स होंगे, ये सब तो लर्न करने की बातें हैं, ये आप लर्न कर लीजिएगा। इसका ऑफिस का टर्म कितना होगा, 4 साल होगा, किन किन का होगा, वो सब आप पढ़ लीजिएगा। Duties of Medical Benefit Council. The duties of the Medical Benefit Council are: the Medical Benefit Council shall advise the ESI Corporation and the Standing Committee. Okay. बच्चे फर्स्ट पॉइंट आपको समझा रही हूँ, उसके बाद बाकी का आप खुद पढ़िएगा, बिकॉज बहुत हमारा रह रहा है। जो मेडिकल बेनिफिट काउंसिल है वो एडवाइस करेगा ESI कॉर्पोरेशन को किस बारे में? मेडिकल बेनिफिट सर्टिफिकेशन फॉर द पर्पस ऑफ ग्रांट्स ऑफ बेनिफिट्स एंड कनेक्टेड मैटर्स। बस इतना समझ लीजिए, इसमें जो कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर का कितना होता है 3.25%, एम्प्लॉय का कितना होता है 0.75%। और कौन से ऐसे एम्प्लॉइज हैं, कौन से ऐसे लेबर है जिसको कह रखा है कि तुम्हारे को ये 0.75% कंट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है? जो 137 रुपए पर दिन कमाते हैं उनको इसमें वो एग्जेम्प्ट है, उनको ये अमाउंट देने की जरूरत नहीं है ESI के लिए। फिर कंट्रीब्यूशन पीरियड बोल रखा है कि कंट्रीब्यूशन पीरियड 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक अगर होता है तो उसका बेनिफिट पीरियड होगा 1 जनवरी ऑफ द ईयर फॉलोइंग टू 30 जून। मतलब इसके बाद जो ईयर स्टार्ट होगा 3 महीने बाद, उसमें 1 जनवरी से 30 जून, ये 6 महीने का होता है। कंट्रीब्यूशन पीरियड भी 6 महीने का होता है और बेनिफिट पीरियड भी 6 महीने का होता है। बच्चे ये अब आप डिटेल में खुद पढ़ लीजिएगा, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। नेक्स्ट एक्ट है हमारी वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923। बट क्योंकि इसमें वर्ड मैन है और अब हम जेंडर न्यूट्रलिटी पे बिलीव करते हैं तो हमने नाम चेंज कर दिया। अब इसका हो गया वर्कमैन कंपनसेशन, सॉरी वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट 1923। इसको एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन एक्ट 1923 भी बोलते हैं। ये 1923 में एनेक्ट हुई थी। अभी जो आप पढ़ के आ रहे हो ESI वो 1948 में आई थी, मतलब वो बाद में आई थी। पहले कौन सी आई थी? वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट। आई एम सेइंग वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट 1923 क्यों आई थी बच्चों? वो इसलिए आई थी क्योंकि वर्कर्स को कॉम्पनसेट करना था, उन्हें एक्सीडेंट हो जाता था, उनको ऑक्यूपेशनल डिजीज हो जाते थे काम करते हुए फैक्ट्रीज में, तो ऐसे एम्प्लॉइज को या उनकी डेथ हो जाती थी, तो ऐसे एम्प्लॉइज को जरूरी था कि कॉम्पनसेट किया जाए। तो ऐसे एम्प्लॉइज को कॉम्पनसेट करने के लिए वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट आई थी। बच्चों मुझे ये बताएं कि क्या डिफरेंस है ESI जो हम पढ़ के आ रहे हैं और इसमें? पहली बात तो ये पहले आई थी, वो बाद में आई थी। दूसरी बात ये बच्चों कि इसके अंदर जो कॉम्पनसेशन अमाउंट है वो कौन देता है? फैक्ट्री वाले देते हैं, जो एम्प्लॉयर होता है वो देता है। और उसके अंदर कौन देता था? उसके अंदर जो वहां पर जो बेनिफिट्स वगैरह थे वो ESI कॉर्पोरेशन ESI देती थी। और वो उसका पैसा कहाँ से फाइनेंस होता था? कुछ पैसा वो खुद फाइनेंस करती थी और बाकी का पैसा जो होता था वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन से फाइनेंस होता था। यहाँ पे पूरा एम्प्लॉयर कॉम्पनसेट करेगा। ओके। At the very outset, it may be emphasized that under the Workmen's Compensation Act 1923, the entire responsibility is placed on the employer to pay compensation. Neither the government nor the workman has to contribute for the same. अच्छा बताओ बच्चों, ये किस पे एप्लीकेबल है एक्ट? ये एक्ट अप्लाई करती है टू फैक्ट्रीज, माइंस, प्लांटेशंस, ट्रांसपोर्ट एस्टेब्लिशमेंट, कंस्ट्रक्शन वर्क्स, railways, other hazardous occupations, employments as specified in Schedule 2 of the Act. इन सब पे वो एप्लीकेबल है, ऑल इंडिया एप्लीकेबल एक्ट है ये। बट जो लोग ESI एक्ट के अंडर कवर्ड हैं उनको उनपे ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि जो एक एम्प्लॉई है वो दो दो जगहों से फायदा उठा ले। इट्स नॉट पॉसिबल। एलिजिबिलिटी क्या है? हर वर्कर, चाहे उसको कॉन्ट्रैक्टर ने रखा है जॉब पर, चाहे उसको डायरेक्टली एम्प्लॉयर ने रखा है जॉब पर,
जो इंजरी सफर करता है या एक्सीडेंट सफर करता है एम्प्लॉयमेंट के दौरान, वो एंटाइटल्ड है कंपनसेशन अंडर दिस एक्ट। डिपेंडेंट बच्चे, डिपेंडेंट किसे कहेंगे? मान लो कि जॉब करते हुए वहां पर कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, और जो जॉब करने वाला एम्प्लॉय है वो मर जाता है, लेबर मर जाती है। अगर वो मर जाता है तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम ये जानना चाहते हैं कि उस पर डिपेंडेंट कौन कौन था। डिपेंडेंट उसको मानेंगे जो उसकी वाइफ होगी, जो विडो हो जाएगी, जो उस पर डिपेंडेंट थी, या अगर उसका कोई लेजिटिमेट, लेजिटिमेट आप समझते हैं ना, जो मतलब कानून के हिसाब से जो ठीक है वैसा, या कोई अडॉप्टेड उसका बेटा होगा और वो छोटा होगा अभी 18 साल से, तो वो भी डिपेंडेंट होगा। अनमैरिड बेटी होगी उसकी, कोई भी लीगल अनमैरिड बेटी या अडॉप्टेड बेटी, वो भी उसकी डिपेंडेंट में आएगी। और अगर उसकी, उस पर्सन की पापा मर चुके होंगे और उसकी मम्मी जो होंगी, बूढ़ी माँ होगी उसकी, तो विडो मदर जो होगी वो भी उसकी डिपेंडेंट में आएगी। और इसमें वो लोग भी डिपेंडेंट में आ सकते हैं जो सन और डॉटर हैं, 18 साल के तो हो चुके बट अभी भी अर्न नहीं करते, डिपेंडेंट है अपने पापा पे या अपनी मम्मी पे, जो भी मर जाता है, तो वो भी उसमें केस में आएंगे। नेक्स्ट, और विडोअर मतलब कि कोई ऐसा इंसान जिससे किसी की वाइफ काम करती थी और जो हस्बैंड था वो डिपेंडेंट था अपनी वाइफ पे, तो वो भी आ जाएगा इस केस में डिपेंडेंट में। और पर्सन अदर देन विडोड मदर, अब सॉरी, अ पेरेंट अदर देन अ विडोड मदर, मतलब फादर अगर किसी का होगा वो भी आ जाएगा, या माइनर इलेजिटिमेट सन, इलीगल बेटा किसी का जो होगा, आउट ऑफ मैरिज लॉ जो बॉर्न होगा वो भी, जो छोटा होगा अभी वो भी डिपेंडेंट में आ जाएगा। अनमैरिड इलीगल जो बेटी होगी वो भी डिपेंडेंट में आ जाएगी, एंड सो ऑन। दिस यू कैन रीड। बच्चों अब आपको लग रहा होगा इतनी इजी चीज मैम पढ़ा रही हैं। बच्चों एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि डिपेंडेंट को डिफाइन करो इसके अंडर। नेक्स्ट है आपका एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर में क्या आएगा? एम्प्लॉयर यहाँ पर सब कुछ इंक्लूड करेगा, क्या क्या इंक्लूड करेगा? कोई पर्सन जो मैनेजिंग एजेंट होगा एम्प्लॉयर का, मतलब कि मैं एम्प्लॉयर हूँ मान लो, तो मैं तो इंक्लूडेड हुई हूँ, मैंने अपने नीचे किसी को रखा है जो फर्दर किसी को एम्प्लॉय करेगा तो वो भी इसमें इंक्लूड होएगा। अगर मैं एम्प्लॉयर हूँ, मैं मर जाती हूँ, तो मेरे जो बच्चे होंगे, जो मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो इस बिजनेस को चलाएंगे, वो भी एम्प्लॉयर के लाएंगे। जो टेम्पररी काम पे किसी को रखेगा निकालेगा वो भी एम्प्लॉयर कहलाएगा। सिमिलरली जनरल मैनेजर ऑफ रेलवेज इज द एम्प्लॉयर ऑफ इट्स वर्कर्स। नेक्स्ट है बच्चे पार्शियल डिसेबलमेंट, जो हमने उसमें पढ़ा था वो वैसे ही इसकी डेफिनेशन है पार्शियल डिसेबलमेंट की। आप इसको खुद गो थ्रू कर सकते हैं। पार्शियली मतलब एक आंख फूट गई या उंगली टूट गई, मतलब वो पैसा कमाने लायक रहेगा बट पहले जितना नहीं। एक बात और ध्यान रखिएगा बच्चे, जो ये डिसेबलमेंट हो सकती है पार्शियल या फिर टोटल, ये टेम्पररी भी हो सकती है, परमानेंट भी हो सकती है। परमानेंट मतलब जिंदगी भर बेचारे के हाथ पैर कटे रहेंगे या आंख फूटी रहेगी या डेफ हो जाएगा। बट अगर हम कहें कि ये टेम्पररी है, मतलब कुछ टाइम पीरियड के लिए है, मान लो वो 2 महीने के लिए बिस्तर पकड़ लिया उसने, 2 महीने बाद वो ठीक होके आ जाएगा, तो हम कहेंगे वो टेम्पररी का केस है। ऐसे ही टोटल डिसेबलमेंट मतलब पूरी तरीके से अब वो काम नहीं कर सकता, कमा के नहीं खा सकता। और इसके अंदर एक यहाँ पे केस स्टडी भी दे रखी है कि कारपेंटर जो है, अगर वो उसके हाथ कट जाते हैं काम करते हुए कुछ, तो अब उसके हाथ कटने की वजह से वो तो अपना काम कर ही नहीं पाएगा जिंदगी भर, तो वो टोटल डिसेबलमेंट का केस हो जाएगा। वेजेस किसे कहते हैं?
अभी मैंने आपको वहां पे बताया था, यहाँ की डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट होगी, बट मोर और लेस सेम है कि ट्रैवलिंग अलाउंस इंक्लूड नहीं करेंगे इसके अंदर, और क्या नहीं इंक्लूड करेंगे इसके अंदर, कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर इंक्लूड नहीं करेंगे टूवर्ड्स प्रोविडेंट फंड, और कोई स्पेशल एक्सपेंस जो के लिए जो पैसे दिए थे वो नहीं इंक्लूड करेंगे। वही जो वहां पे 4 पॉइंट पड़े थे तो यहाँ पे 3 पॉइंट थे इसमें। और क्या क्या इंक्लूड करेंगे यहाँ पे, ओवर टाइम पे, फूड के लिए बेनिफिट पैसे, जो क्लीनिनेस अलाउंस, फ्री अकोमोडेशन जो दिया, बोनस जो दिया, महंगाई भत्ता, डीएनएस अलाउंस जो दिया, वो सब इंक्लूड करेंगे बच्चों। नेक्स्ट है आपका वर्कमैन। वर्कमैन किसे कहते हैं, मतलब बेसिकली एम्प्लॉय या जो काम करता है, मतलब बेसिकली हमारा ये वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है ना, तो हम इस कॉन्टेक्स्ट में वर्कमैन किसे कहते हैं, तो ये कहता है रेलवे सर्वेंट को भी कहेंगे, अगर आप शिप की बात करो तो मास्टर सीमैन और अदर मेंबर ऑफ क्रू ऑफ शिप को भी कहेंगे, अगर आप एयर की बात करो तो एयरक्राफ्ट में कैप्टन और अदर मेंबर्स ऑफ क्रू को भी कहेंगे, और a person recruited as driver, helper, mechanic, cleaner, etc. in connection with motor vehicle, उसको भी कहेंगे। अगर कंपनी आपको अब्रॉड भेज देती है तो आप पर्सन जो रिक्रूट करे गए हो उसको भी वर्कमैन कहेंगे, बट इसमें आर्म्ड फोर्सेस के कोई भी, जैसे नेवल के, आर्मी के कोई भी इंसान को हम वर्कमैन नहीं कहेंगे। अब वर्कमैन कंपनसेशन, तो ये कहता है कि एम्प्लॉयर की लायबिलिटी है फॉर कंपनसेशन, एम्प्लॉयर को कंपनसेट करना चाहिए, उसकी लायबिलिटी है। किस केस में, अगर एक्सीडेंट का केस है, एक्सीडेंट हो जाता है एम्प्लॉय का, या ऑक्यूपेशनल डिजीज हो जाता है और काम करने से हुआ है जॉब पे। अब एक्सीडेंट का मतलब क्या है वो हमें पता ही है, हम खुद पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्या है, राइट्स ऑफ वर्कमैन। क्या राइट्स हैं वर्कमैन के, कि उनको कंपनसेशन मिले अगर वो डिसेबल हो जाए काम करते करते जॉब पर, या उनकी डेथ हो जाए तो उनके घर वालों को कंपनसेशन मिले फ्रॉम पर्सनल इंजरी जो हुई है उनको, और उनका ये हक बनता है, वर्कमैन का राइट है कि वो कमिश्नर को लेटर लिख दें कि रिव्यू करो हमारी हाफ मंथली पेमेंट, अगर उनकी कंडीशन डिटेरियोरेट हो जाती है, मान लो उनको चोट लगी और उनकी कंडीशन डिटेरियोरेट हो गई, तो वो आप लिख सकते हैं उन्हें लेटर कमिश्नर को कि हमारी हाफ मंथली पेमेंट कराओ, वो रिव्यू करो। सी पॉइंट क्या है, टू अप्लाई टू द कमिश्नर फॉर डिटर्मिनिंग द क्लेम फॉर एंड द अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन इफ द एम्प्लॉयर डिनाइज द क्लेम। इनको चोट लग गई वर्कमैन को, उन्होंने मांगा क्लेम, क्लेम देने से मना कर दिया अगर फैक्ट्री ओनर ने, एम्प्लॉयर ने, तो कमिश्नर को कह सकते हैं कि मेरे को क्लेम के लिए मना कर रहा है। और एक और राइट है वर्कमैन्स का कि वो हाई कोर्ट पे चले जाएं, अगर उनको लगे ना कि कमिश्नर के भी ऑर्डर्स से वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो हाई कोर्ट तक भी जा सकते हैं, ये भी उनको राइट दिया गया है। अब बच्चे देखिए, ये ना इंजरीज दी हुई हैं, इन इंजरीज में बताया है कि कितना परसेंटेज लॉस है अर्निंग कैपेसिटी का। जब पार्शियल डिसेबलमेंट होती है या टोटल डिसेबलमेंट होती है तो डिफरेंट बातें होती हैं। अब देखिए, टोटल डिसेबलमेंट परमानेंट, लिस्ट ऑफ इंजरीज जिनमें माना जाएगा कि ये परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट है, तो कितना परसेंटेज लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी होगा। मान लीजिए हाथ और पैर दोनों चले गए तो 100% का लॉस है। ठीक है बच्चे, अगर बिल्कुल बहरा हो गया पूरा तो भी 100% का लॉस है, अब तो कुछ कमा ही नहीं सकता। दोनों हाथ चले गए, हाथ और पैर दोनों चले गए, 100% का लॉस है, पैसे नहीं कमा सकता। पार्शियल डिसेबलमेंट, देखिए बच्चे, जब परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट होती है ना, जब टोटल होती है डिसेबलमेंट, पूरी तरीके से डिसेबल हो गया, कमा नहीं सकता, तो जो ये परसेंटेज लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी, जब कमा ही नहीं सकता तो अर्निंग कैपेसिटी का जो लॉस हुआ है वो 100% ही रहेगा सारे केसेस में। बट जहाँ पे हम बात करेंगे पार्शियल डिसेबलमेंट की, तो वहां पर अर्निंग कैपेसिटी का लॉस कम होगा 100% से। मान लो एम्प्यूटेशन थ्रू शोल्डर जॉइंट, मतलब शोल्डर जॉइंट से थोड़ा अमाउंट निकाला गया,
शोल्डर जॉइंट से थोड़ा अमाउंट निकाल दिया गया तो ये कह देगा कि 90% कैपेसिटी खत्म हो गई है उसकी, कम हो गई है पहले के मुकाबले कमाने की। या ऐसे ही और भी केसेस, मान लो अंगूठा कट गया तो कहोगे कि 30% कमी आ गई उसके, पहले जितना, मान लो पहले जितना भी कमा सकता था उससे अब कम होके अर्निंग कैपेसिटी 30 रह गई है उसकी। कितना लॉस हुआ है उसका? लॉस उसका 30% का हुआ है। मतलब थंब कटने से 30% का लॉस हुआ है, मतलब 70% रह गई है अब कैपेसिटी। कहने का मतलब कि मान लो पहले 10,000 रुपए महीना कमाता था तो 10 की जगह अब 7,000 रुपए महीना कमाएगा, 30% का लॉस रहेगा उसे। Accidents arising out and in the course of employment. बच्चे ये सारा मैंने आपको पढ़ा रखा है, आप रीड करोगे आपको समझ आ जाएगा। फिर ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ नोशनल एक्सटेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्या है ये थ्योरी? वो ही कहती है कि वैसे तो कहा गया था कि जब नौकरी पे काम कर रहा होगा, फैक्ट्री में होगा, एस्टेब्लिशमेंट में होगा, तब उसके साथ जो दुर्घटना घटती है उसकी वजह से उसको कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। बट अगर हम फैक्ट्री प्रीमिसेस वाली डेफिनेशन को लंबा एक्सटेंड कर दें इस डेफिनेशन को, और अब हम कुछ केसेस और इंक्लूड कर लें तो हम कहेंगे थ्योरी ऑफ नोशनल एक्सटेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मान लेंगे कि दो वो उन जगहों पे एम्प्लॉयमेंट पे नहीं है, फिर भी हम मान लेंगे वो एम्प्लॉयमेंट पे है और उसको अगर वहां पर दुर्घटना घटी है तो भी उसको पैसा दिया जाएगा कंपनसेशन का। एग्जाम्पल के तौर पे कि अपना काम खत्म करने के बाद आर एक दिन अपने घर जा रहा था साइकिल पे, एक्चुअली सॉरी घर नहीं जा रहा था, वो कहाँ जा रहा था, कैश सेक्शन ऑफ फैक्ट्री जा रहा था। उसने 9 से 5 काम किया, 5 बज गए, शिफ्ट खत्म हो गई उसकी, अब उसके घर जाने का टाइम था। घर जाने से पहले वो कैश सेक्शन में जा रहा था फैक्ट्री के साइकिल पे। कैश सेक्शन दूर था, वो फैक्ट्री के कैश सेक्शन तक साइकिल पे जा रहा था और रास्ते में क्या हुआ, एक स्पीडिंग बस आई और उसको मार दिया। जब मार दिया तो वो मर गया। तो ऐसे केस में हम मान लेंगे कि वो उसको कॉम्पनसेशन मिलेगा, हम मान लेंगे कि वो जॉब पे था, जबकि जॉब के आवर्स खत्म हो चुके थे, फिर भी हम मान लेंगे कि वो जॉब पे था। मान लो कि कोई एम्प्लॉयर रेस्ट पर है, एम्प्लॉयर के प्रीमाइसेस पे तो है, मतलब फैक्ट्री आया है बट वो रेस्ट कर रहा है, मान लो कि 1 घंटे के लिए सो गया वहां पर या कुछ भी, उस टाइम पे भी अगर उसके साथ कोई दुर्घटना होती है तो भी हम यही मानेंगे, ये डी पॉइंट के बारे में मैं बात कर रही हूँ, तो भी हम यही मानेंगे कि उसको कॉम्पनसेशन दी जानी चाहिए। बच्चे ये दोनों पॉइंट्स भी एग्जाम्पल्स हैं, खुद पढ़ लीजिएगा। अब वो बोलते हैं कि अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन कितनी मिलेगी। कहते हैं वेयर डेथ रिजल्ट्स फ्रॉम द इंजरी, इन केस ऑफ इंजरी रिजल्टिंग इनटू डेथ the amount of compensation shall be an amount equal to 50% of the monthly wages of the deceased workman multiplied by the relevant factor or an amount of 1,20,000 whichever is more। क्या कह रहा है बच्चे कि कितनी कॉम्पनसेशन दी जाएगी अगर एक्सीडेंट इंजरी से डेथ हो जाती है जॉब पर, तो वो कहता है इतनी दी जाएगी। वो आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं। कहता है कि जो महीने की सैलरी है ना, जो उसकी जितनी वेजेस थी महीने की, उस वेजेस के 50% निकाल लेना और उसको रेलेवेंट फैक्टर ऑफ एज से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, और उसके बाद उसको कंपेयर करना 1,20,000 से, दोनों में से जो बड़ी अमाउंट होगी वो दी जाएगी। एग्जाम्पल है, एक वर्कमैन है जो मंथली वेज कमाता था 1,500 रुपए की, क्या होता है उसका एक्सीडेंट हो जाता है 12 अक्टूबर 2007 को वाइल ही वाज वर्किंग ऑन, और वो मर जाता है। फैक्ट्री में मशीन पे काम करते हुए एक्सीडेंट हुआ, मरने पर उस, अब मरने से पहले 1,500 रुपए हर महीने कमाता था। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 14 जुलाई 1974, मरा वो 12 अक्टूबर 2007 को। तो इससे हम एज निकालेंगे, उसकी एज कितनी थी। अब हमको उसके अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन पेबल टू हिम निकालना है बच्चों, तो कैसे निकालेंगे हम? ऐसे
से निकालेंगे कि पहले हम एज बताएंगे कि उसकी कितनी पूरी हो गई थी, 33 साल पूरे हो गए थे, मतलब 33 इयर्स कंप्लीट कर लिए थे। अब हम रेलेवेंट एज 33 निकालेंगे। आप देखिएगा आपकी बुक्स में टेबल्स गिवन है, उन टेबल्स में तरीका सिखा रखा है कि अगर ये पर्टिकुलर एज है या कोई सी भी एज है तो उसका रेलेवेंट फैक्टर क्या है। तो रेलेवेंट फैक्टर 33 एज के लिए 201.66 गिवन है, ठीक है। तो हमारे को तरीका ये है कि जो भी सैलरी वो उठाता था मरने से पहले, उस सैलरी का 50% निकालेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे एज के रेलेवेंट फैक्टर से। एज का रेलेवेंट फैक्टर क्या निकल के आया, 201.66। इससे मल्टीप्लाई कर दिया, जो भी अमाउंट आई उसको और 1,20,000 को कंपेयर करेंगे, जो भी बड़ी अमाउंट होगी वो हम कंपनसेशन देंगे। तो इस अमाउंट को मल्टीप्लाई करने पे अमाउंट आई 1,51,245। तो जब इस अमाउंट को कंपेयर किया 1,20,000 से तो हमें पता चला कि यही अमाउंट बड़ी है, तो यही अमाउंट कंपनसेशन दी जाएगी। आई होप दिस एग्जाम्पल वॉज क्लियर। सेकेंड केस है ये कि अगर मरता तो नहीं है वो, बट टोटली डिसेबल हो जाता है, जिंदगी में कमा के खाने लायक बचा नहीं वो, तो ऐसे केस में उसको कितनी दी जाएगी। ऐसे केस में जितनी वो वेजेस लेता था ना जब वो काम करने लायक था, उस टाइम की वेजेस को 60% से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको इनटू करेंगे किससे, रेलेवेंट फैक्टर से ऑफ द एज, और फिर उसके बाद हम उसको कंपेयर करेंगे 1,40,000 से। दोनों में जो बड़ी अमाउंट होगी वो होगी हमारी, ठीक है। करके आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। एक वर्कमैन है, मंथली वेजेस थे उसके 2300 रुपए, वो परमानेंटली डिसेबल हो गया, इंजरी हो गई 10 नवंबर 2007 को, उसकी डेट ऑफ बर्थ थी ये। तो अब उसकी हम एज निकाल सकते हैं कितने साल का है वो। द अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन पेएबल टू हिम कैसे निकाली जाएगी, उसकी एज 23 मई को जब उसको चोट लगी तो उसकी एज क्या थी, 55 साल। इसका रेलेवेंट फैक्टर एज का निकाल लेंगे, ये आया। अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन होगी 60% ऑफ जो उसको वेजेस मिलती थी डिसेबल होने से पहले, उसका 60% निकाला और उसको एज का जो रेलेवेंट फैक्टर निकल के आया उससे मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर जो अमाउंट निकल के आई उसका कंपेयर किया, कंपैरिजन किया 1,40,000 से। दोनों में से जो बड़ी अमाउंट होगी वो जो होगी वो होगी। तो आंसर हमारा 1,87,073 आ रहा है, मतलब ये जो मल्टीप्लाई करके अमाउंट आई वो 1,87,073 आई, और 1,40,000 से इसको कंपेयर किया, दोनों में से बड़ी अमाउंट तो ये वाली थी, तो यही कंपनसेशन हम देंगे। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये जो महीने की वेजेस है ना वो मैक्सिमम 8,000 ले सकते हो आप, 8,000 से ज्यादा नहीं ले सकते। अगर मान लो यहाँ पे महीने की वेजेस 10,000, 12,000, 11,000 दी होती तो आप यहाँ पर कैलकुलेशन करते समय 10,000, 11,000, 12,000 नहीं लिखते, आप 8,000 लिखते। मैक्सिमम इसकी सीलिंग लिमिट 8,000 है, बट 8,000 से कम दे रखी है तो एक्चुअल लिखोगे, 8,000 से ज्यादा दे रखी है तो 8,000 लिखोगे। तीसरा केस बच्चे जहां पे परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट रिजल्ट्स फ्रॉम द इंजरी, मतलब अब वो काम करने लायक तो है बट पहले जितना नहीं कमा सकता, कुछ कुछ उसके बॉडी के पार्ट्स खराब हो गए हैं, या तो उसका थंब टूट गया है या उसको कुछ और प्रॉब्लम हो गई है या उसको एक आंख से नहीं दिखता। तो बच्चे अगर ऐसा नौकरी करते हुए वहां पर उसके साथ ऐसा कुछ हो गया एक्सीडेंट जिसके वजह से वो पार्शियली डिसेबल हो गया, तो ऐसे केस में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि उसको कितनी कंपनसेशन अमाउंट दें। तो हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं बच्चे कि मान लो पहले वो 8,000 कमाने के लायक था, ठीक है। अब ये बच्चे एग्जाम्पल लिखा नहीं हुआ, मैं आपको समझा रही हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। पहले मान लो कि वो 8,000 कमाने लायक था और उसके बाद वो अब उसका अंगूठा कट जाता है, अंगूठा कटने के बाद अब वो महीने के सिर्फ 3,000 ही कमा सकता है। पहले महीने के 8,000 कमाता था, अब अंगूठा कट गया काम करते हुए वर्क प्लेस पे, तो अब ठीक होकर जब आया वो, तब अंगूठा तो नहीं ठीक हो सकता, तो अब वो महीने के सिर्फ 3,000 कमा सकता है। तो ऐसे केस में उसको कितना हर महीने का लॉस हुआ, 5,000 का। तो उस 5,000 को इनटू कितना उसने अर्निंग कैपेसिटी का लॉस हुआ उससे मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज से। एक टेबल गिवन है आपको, उसमें दे रखा है कि जो इंजरी हुई है उसके अकॉर्डिंगली कितना अर्निंग कैपेसिटी का लॉस है। जैसे अभी मैंने वो टेबल आपको दिखाई थी थोड़ी देर पहले, तो उसमें थंब का लिखा हुआ था कि अगर थंब कट जाता है किसी का तो उसे 30% अर्निंग कैपेसिटी का लॉस हो जाता है। तो अब जितना उसे
पैसों में लॉस हुआ हर महीने, 5,000 रुपए का हर महीने लॉस हुआ, इनटू 30% का उसे लॉस होता है परसेंटेज टर्म्स में, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 1,500 रुपए। ये एक एग्जाम्पल है, फिगर्स आपकी डिफरेंट होंगी, फिर जो अमाउंट आएगा उसको आप एज के रेलेवेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चे? और चौथा केस है, अगर टेम्पररी डिसेबलमेंट रिजल्ट फ्रॉम द इंजरी, उसको डिसेबलमेंट हुई है बट थोड़े दिन बाद वो ठीक हो जाएगा, ऐसे केस में क्या? ऐसे केस में compensation payable है in the form of recurring half monthly payment of sum equivalent to 25% of monthly wages of the workman। देखिए वर्कमैन जितना कमाता था, मान लो 10,000 रुपए महीना कमाता था जब तक वो काम पे आ रहा था, तो 10,000 रुपए महीने का जितने भी उसके वेजेस थे उसका 25% निकालेंगे, मतलब 1/4 निकालेंगे, और जो 1/4 निकालेंगे उसको हम हाफ मंथली पेमेंट करेंगे। मतलब हाफ मंथली का मतलब कि उसको, जैसे 30 दिन का अगर महीना है तो 30 महीने दिन के महीने को कहते हैं ना, पहले 15 दिन मतलब पहला आधा महीना हो गया, और 16 तारीख से 30 तारीख तक महीने का आधा पार्ट हो गया, तो वो कहता है हाफ मंथली पेमेंट करेंगे, मतलब कि उसकी पेमेंट हम करेंगे 16वें दिन। जब आधा महीना क्रॉस हो जाएगा तो उसके 16वें दिन हम पेमेंट करेंगे कॉम्पनसेशन की, फ्रॉम द डेट ऑफ डिसेबलमेंट। जब डिसेबलमेंट हुई उसके बाद जब आधा महीना लैप्स हो गया तो 16वें दिन हम डिसेबलमेंट करेंगे। अगर डिसेबलमेंट 28 दिन या ज्यादा की होगी, डॉक्टर अगर कहता है 28 दिन या ज्यादा दिन लगेंगे ठीक होने के लिए, तो 16वें दिन पेमेंट कर देंगे कॉम्पनसेशन की, क्योंकि घर बैठे बेचारे के खर्चे होंगे, उसके खर्चों के लिए पैसा चाहिएगा उसे। सेकंड पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा इसका, मैं आगे के कॉन्सेप्ट पे स्विच कर रही हूँ, हमारे पास हार्डली 10 मिनट्स बचे हैं और मेरे को आपके डाउट्स भी लेने हैं बच्चों, और ये आपकी लास्ट क्लास है। टाइम एंड मेथड ऑफ पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन, ये कहता है कि कॉम्पनसेशन उतना जल्दी देना है जितना जल्दी वो ड्यू हो जाए, और अगर एम्प्लॉयर कॉम्पनसेशन नहीं देता विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट जब वो ड्यू हुआ, कह रहा है कि एम्प्लॉय जिस दिन कॉम्पनसेशन ड्यू हो गया ना, उसके विद इन 1 महीने बाद तुम्हारे को कॉम्पनसेट, विद इन 1 मंथ कॉम्पनसेट करना है आपको, विद इन 1 मंथ। मतलब अगर किसी को 1 अप्रैल को चोट लगी है तो उसको 30 अप्रैल तक तुम्हें कॉम्पनसेशन का पैसा देना पड़ेगा। अगर तुमने नहीं दिया तो कमिश्नर तुम्हारे अगेंस्ट एक्शन लेगा। क्या एक्शन लेगा? कमिश्नर तुम्हें कहेगा कि तुम्हें जो उसको कॉम्पनसेशन का पैसा देना है वो दो, साथ में 12% पर एनम, पूरे साल का 12% इंटरेस्ट लगा देगा कि वो भी दो उसे। और अगर उसको लगा ना कमिश्नर को कि तुमने तो जानबूझ के ऐसी बिना किसी रीजन की डिले कर दिया है उसकी कॉम्पनसेशन को पे करने के लिए, तो वो कहेगा जितनी तुम्हें कॉम्पनसेशन देनी थी ना उसका 50% और दे दो। मान लो तुम्हें कॉम्पनसेशन 10,000 रुपए देनी थी, तो तुम 10,000 प्लस 5,000 15,000 तो कॉम्पनसेशन दो, साथ में इंटरेस्ट भी दो। जब क्लेम करना है कॉम्पनसेशन किसी भी वर्कर को घर बैठ के, जब उसको पता है उसको चोट लग गई और उसको कॉम्पनसेशन क्लेम करना है, या अगर कोई मर गया और उसके फैमिली मेंबर्स को क्लेम करना है, तो उनको जिस दिन एक्सीडेंट हुआ है ना उस दिन की उसको फटाफट एम्प्लॉयर को सूचना देनी पड़ेगी कि एक्सीडेंट हो गया है मेरा, और ये जो क्लेम है वो सबमिट करना पड़ेगा एम्प्लॉयर के पास विद इन 2 years ऑफ द अकरेंस ऑफ द एक्सीडेंट। और अगर डेथ हुई तो विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ। समझ आया बच्चे? आपको क्लेम मांगने के लिए जाना पड़ेगा, क्लेम मांगने के लिए 2 साल के अंदर अंदर जाना पड़ेगा आपको। जिस दिन डेथ हुई है या जिस दिन एक्सीडेंट हुआ है उनके विद इन 2 साल आप क्लेम मांगने जाओगे एम्प्लॉयर के पास। और जो आप पर्टिकुलर्स लिख के दोगे उसमें आप नेम लिख कर दोगे, अपना एड्रेस लिख के दोगे, कौन मरा, कौन इंजर्ड हुआ, कौन सी डेट को हुआ, क्या कॉज था एक्सीडेंट का, ये सब आप लिख कर दोगे उसके अंदर। अगर आपको क्लेम चाहिए तो ये सब आपको नोटिस लिखकर देना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयर को। मेडिकल एग्जामिनेशन, जो एम्प्लॉयर है ना वो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुला सकता है आपको। अगर आपको चोट लग गई, इंजरी हो गई जब आप जॉब पर थे, तो इस केस में मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुला सकता है आपको।
कि मेडिकल एग्जामिनेशन कराना चाहता हूँ आपका, मान लो आपका थंब कट गया, अब थंब कट गया तो वो एम्प्लॉयर कहेगा कि मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आ जाओ, ठीक है तुम्हें कंपनसेशन चाहिए ना, दूंगा, बट एक बार मेडिकल वो तो करा लो अपना मेडिकल एग्जामिनेशन डॉक्टर से, और वो कहते हैं मैं फ्री में कराऊंगा, कोई पैसे नहीं लेता वो उसके। और अगर मान लो एम्प्लॉय ने मना कर दिया मैं नहीं करा रहा मेडिकल एग्जामिनेशन, तो ऐसे केस में जो एम्प्लॉयर है वो पैसे नहीं देगा, वो कह सकता है अरे मैं नहीं दे रहा। तो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए नो कहने का हक नहीं है वर्कमैन को, वरना ऐसे तो झूठे केसेस लग जाएंगे जहाँ पे वो एग्जामिन ही नहीं कराएंगे, नहीं भी थंब कटा कह देंगे थंब कटा है। पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन टू कॉन्ट्रैक्ट लेबर, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, मतलब कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ने किसी को एम्प्लॉय किया, उस पर्सन ने फर्दर एम्प्लॉय किया किसी को, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट लेबर है तो उसको पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी? बिल्कुल दी जाएगी, उसको भी दी जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के लिए ही काम कर रहा है। तो ये कहता है the principal employer is liable to pay compensation to the contract labor in the same manner as he would have been liable to pay if that labor has been immediately employed by him। ऐसा ही मान लिया जाएगा जैसे उसने immediately employ किया है उसे, और उसको compensation देनी पड़ेगी। नेक्स्ट ये कहता है अपॉइंटमेंट कमिश्नर, कमिश्नर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। अगर कुछ भी गड़बड़ी करता है ये फैक्ट्री वाले वगैरह और नहीं देते कॉम्पनसेशन, तो कमिश्नर के पास पहुंच जाते हो। तो कमिश्नर का अपॉइंटमेंट कौन कर, ठीक है। और अगर एक वैसे एक होता है कमिश्नर, अगर एक से ज्यादा अपॉइंट होगा या ज्यादा अपॉइंट होंगे कमिश्नर, तो उनमें काम को बांट दिया जाएगा। और कमिश्नर जो होगा वो पब्लिक सर्वेंट की जो डेफिनेशन दे रखी है उसमें वो आना चाहिए। जुरिस्डिक्शन ऑफ कमिश्नर, जुरिस्डिक्शन क्या है कमिश्नर की? मतलब काइंड ऑफ क्या पावर्स हैं हमारे कमिश्नर की कि वो लाइबिलिटी ऑफ अ पर्सन को चेक करेगा टू पे कंपनसेशन। वो चेक करेगा कि एक पर्सन की लाइबिलिटी है, जो ये फैक्ट्री ओनर है इसकी लाइबिलिटी है कि ये कंपनसेशन पे करे कि नहीं है इसकी लाइबिलिटी। सेकंड वो ये चेक करेगा कि जो पर्सन इंजर्ड है वो वर्कमैन भी था या नहीं था, वो काम भी करता था या नहीं करता था इसकी फैक्ट्री में। तीसरा वो चेक करेगा अमाउंट और ड्यूरेशन ऑफ द कंपनसेशन, वो चेक करेगा कि अमाउंट कितनी है कॉम्पनसेशन की और ड्यूरेशन क्या है। और चौथा वो चेक करेगा नेचर क्या है और एक्सटेंड क्या है डिसेबलमेंट की, मतलब पार्शियल डिसेबलमेंट है, टोटल डिसेबलमेंट है, डिसेबलमेंट है, टेम्पररी है कि परमानेंट है, कितनी है, कितना दिया जाना चाहिए कॉम्पनसेशन, ये सब कमिश्नर डिसाइड करेगा। और इन सब क्वेश्चंस का आंसर कमिश्नर ही फाइंड आउट करेगा, किसी भी सिविल कोर्ट के पास ये राइट नहीं है कि वो इन क्वेश्चंस को फाइंड आउट करे। फिर नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल डिजीजेस। कौन से होते हैं बच्चों? ऑक्यूपेशनल डिजीजेस वो होते हैं जो ऑक्यूपेशन करते समय, काम करते समय आपको लग गए वहां पे डिजीजेस, ये यहाँ पे डिफाइंड है, वो शेड्यूल 3 में पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में डिफाइन है। कौन कौन से होते हैं ये देखिए। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की तरह मैंने ये छोटे से लेकर देखे हैं। मान लो कि आपको काम करते हुए कोई इन्फेक्शियस पैरासिटिक डिजीज हो गया, ठीक है। मान लो कि आपने देखा ना ये लेबोरेटरी में काम करते हैं या हेल्थ वगैरह की, वहां पर कोई आपको इन्फेक्शन कैच कर गया या कुछ भी, तो फिर ये आप इसी केस में आ जाओगे कि आपको ऑक्यूपेशनल डिजीज हुआ है। अगर आपका काम है कि आपको जानवरों को हैंडल करना है, उनकी जो हड्डियां हैं, उनके जो स्केलेटन्स हैं, उनको डील करना है, उनसे आपको कोई बीमारी लग गई, अब आपका काम ही यही था, ऑक्यूपेशन यही था, और उससे आपको बीमारी लग गई, तो फिर क्या कहेंगे आप? तो वो भी आप यही कहेंगे कि ये केस है ऑक्यूपेशनल डिजीज का।
मान लो आप ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ पे नाइट्रियस फ्यूम, ये इसके नाइट्रोजन के नाइट्रियस फ्यूम्स होते हैं, तो ऐसे में आपको जो बीमारी लग गई उसको कहेंगे ऑक्यूपेशनल डिजीज। लेड से या किसी टॉक्सिक कंपाउंड से आपका एक्सपोजर होता है आपकी जॉब पे, तो भी आपको कहेंगे कि जो आपको बीमारी लगी है वो ऑक्यूपेशनल डिजीज है, एंड सो ऑन। ये बस आपकी जो शेड्यूल्स में दे रखी हैं कि कितनी डिसेबलमेंट मानेंगे, ये वो सब है। ओके बच्चों, तो जितना भी था इसका मैंने सारा डिस्कस कर लिया, मतलब कि सारा नहीं, बेसिकली जो मेरी स्लाइड्स में था वो मैंने सारा डिस्कस कर लिया। बाकी काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं, काफी सारे टॉपिक्स ऐसे हैं इन दोनों यूनिट्स के। हमने आपकी यूनिट 5 और यूनिट 7 डिस्कस करी है। इन दोनों यूनिट्स में काफी क्वेश्चंस ऐसे हैं, काफी टॉपिक्स ऐसे हैं जो हम आज डिस्कस नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम। वो आप लोग खुद पढ़िएगा और इन टॉपिक्स को भी डिटेल में आप पढ़िएगा खुद ही, क्योंकि हम डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाए हैं क्लास में। और एक यूनिट मिनिमम वेजेस वाली जो आपकी यूनिट है वो मैं डिस्कस नहीं कर पाई हूँ क्लास में, तो वो आप खुद पढ़ लीजिएगा। मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर रही हूँ और आपके डाउट्स ले रही हूँ फटाफट से, क्योंकि ये लास्ट क्लास है। क्वेश्चन है बच्चे अक्षय निश्चल का कि मैम ये कैसे मिल सकती हैं प्रीवियस लेक्चर्स। बच्चे ये आपको स्टूडेंट डैशबोर्ड पे कुछ दिन बाद अपलोड होंगे आपके एसयूएल की वेबसाइट पे, वहां से मिलेंगे। एक क्वेश्चन है नहीं, ये तो बच्चे गुड मॉर्निंग के मैसेजेस मत करिया करिए ना हाय का। अभिषेक ने पूछा है मैम एग्जाम कब है। बच्चे मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, अनसर्टेनिटी है। लक्की बच्चे ने पूछा है कि मैम ये नोट्स मिलेंगे। बच्चे ये आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा, उसमें ऑब्वियसली आपकी स्लाइड्स मूव करेंगे तो आप देख सकते हैं उसके अंदर नोट्स। लक्की ने पूछा है मैम कि लर्न करना जरूरी है सेक्शन। हाँ जी बच्चे, सेक्शंस लर्न करने जरूरी हैं। एक बच्चे ने पूछा है कि मैम ये पॉसिबल है क्या कि मैं क्लास शाम को ले लूं, क्योंकि मैं सुबह नहीं ले सकता, आई एम अ पेरामेडिकल स्टाफ। नहीं बच्चे, क्लास तो आपको अभी लेनी पड़ेगी, बट मेरी क्लास अवेलेबल होगी आपकी स्टूडेंट डैशबोर्ड पे बाद में भी। आप वहां पे विजिट करके देख सकते हैं इस वीडियो को। राहुल ने पूछा है कि मैम मेरी पहली 2 क्लासेस मिस हो गई हैं, मेरे को नॉलेज नहीं थी ऑनलाइन क्लासेस की, कहाँ वॉच कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला आपको कि स्टूडेंट डैशबोर्ड जो होगा एसयूएल का, वहाँ पे अपलोड हो जाएंगी कुछ दिन बाद वीडियोस, वहां से आप देख सकते हैं। केएम निशा करके एक स्टूडेंट बोल रहे हैं मैम सब कुछ लॉक्ड है तो हम कैसे रेफर कर सकते हैं 10 ईयर्स या बुक। बच्चे परचेज आप कर सकते हैं 10 ईयर और बुक। जो बुक्स की शॉप्स हैं वो खुली हुई हैं, अगर आपकी एरिया में बाय चांस बंद रही है तो किसी और एरिया से जाके आप खरीद लीजिए। ओके बच्चों, एक स्टूडेंट ने पूछा मैम आप कौन सी बुक यूज कर रहे हो। बच्चे एमसी कुच्चल है आपकी रेफरेंस बुक, आप वो ही रेफर करिएगा, और आपके जो एसओएल का स्टडी मटेरियल है वो रेफर करिएगा, और साथ में 10 ईयर रेफर करिएगा। मैंने जो क्लास में पढ़ाया है वो आप वीडियो लेक्चर जरूर जरूर देखें, आपके बेनिफिट के लिए हैं वो, बट इन पे आप रिलाई करके एग्जाम में नहीं जा सकते, क्योंकि 3 क्लासेस में मैंने आपको पूरा कोर्स में जितना मैं मैक्सिमम कवर करा सकती थी कराने की कोशिश करी है, बट इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आपके कवर नहीं हुए हैं, बहुत थोड़े ही टॉपिक्स हमारे कवर हो पाए हैं।
तो इसीलिए, और जो कवर भी हुए हैं टॉपिक्स वो हम डिटेल में कवर नहीं कर पाए हैं, इसलिए आपको सारा ही कुछ खुद पढ़ना है एमसी कुचल से, अपने नोट्स से और 10 इयर्स से। कौन से नोट्स से? एसओएल स्टडी मटेरियल से। और बच्चे बिफोर, मतलब इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो मैंने अभी लास्ट में वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट कराया है, कभी इससे 7 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, कभी 15 मार्क्स का आ जाता है, कभी 8 मार्क्स का आ जाता है। तो और मिनिमम वेजेस वाले से कभी 7 मार्क्स का आ जाता है, बट बाकी ये फ्लक्चुएट कर सकता है। आप 10 ईयर रेफर करके एग्जैक्ट देख सकते हैं। Okay class, so more or less I've taken all the doubts. Thank you so much. Study well, be safe. Thank you class. Take care. Bye bye.